A very warm good afternoon to all of you students and welcome once again to our weekly live discussion session on important articles from the Hindu and Indian Express. For those of you who are new, this is my weekly session where I take up important articles from the preceding week and discuss them threadbare. The notes of today's session have been given in the form of a link, Google Drive link in the description box below, so you can download the notes from there or from my Telegram channel as is the usual practice. So we are discussing articles from 19th November to 29th November. This is the time period that we shall be covering in today's session. Let us see what are the important issues that have been going on. The first important issue that has been going on is in context of banking. As you all are well aware, an internal working group of Reserve Bank of India, Reserve Bank of India के एक internal working group ने recommendation दिया था कि big corporate houses को banking sector में licenses देने चाहिए, ठीक है? So it was like the proverbial, you can say, upsetting the hornet's nest, और उसके बाद से काफी सारा debate इस issue पर चला हुआ है कि whether we should actually allow big corporate houses in India to set up banks. इस सिलसिले में बहुत सारे आर्टिकल्स आए, उनमें से बहुत सारे आर्टिकल्स को रेफर करके सभी आर प्रोवाइडेड हियर. आई हैव ड्रॉन आउट द पॉइंट्स और अब हम देखते हैं कि बेसिकली इशू क्या है, उसके अंदर में प्रो और कॉन की साइड्स क्या है और क्या उसमें वे अहेड हो सकता है. सो लेट अस डिस्कस दिस इशू. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द बैकग्राउंड? An internal working group, as I said, of Reserve Bank of India suggested that corporate houses should be given bank licenses. Okay? This is the first contentious point. Of course, there is a lot that the internal working group suggested, but we're focusing only on the controversial aspect, जिसके ऊपर में डिबेट चल रहा है पिछले कई हफ्तों से. ठीक है? दूसरी चीज जो उन्होंने सजेस्ट की है वो ये है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, NBFCs, जो हमारे भारत का जिसको हम शैडो बैंकिंग भी जिसको कहते हैं, ठीक है? तो ये शैडो बैंकिंग सेक्टर में NBFCs में कॉर्पोरेट हाउसेज आर ऑलरेडी अलाउड टू सेट अप NBFCs और कुछ ऐसे NBFCs काम भी कर रही हैं, ठीक है? ड्यू प्रोसेस के अंदर में अगर कोई NBFC 10 इयर्स तक फंक्शन करती है तो उसके बाद में उसको फुल फ्लेश्ड बैंक के अंदर में कन्वर्ट होने का जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाता है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स इट फुलफिल्स अदर क्राइटेरियाज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So, इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने ये कहा कि जो NBFCs ओन्ड बाय कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको भी अलाउ करना चाहिए टू कन्वर्ट इनटू फुल फ्लेश्ड बैंक्स एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स. जो भी फिलहाल में जो भी क्राइटेरियाज है वो सारे मीट होंगे, उस केस के अंदर में ही हम NBFCs को भी कन्वर्ट करने के लिए अलाउ करेंगे इनटू फुल फ्लेश्ड बैंक्स. ठीक है? तो ये दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर में काफी डिबेट चल रहा था इंटरनल वर्किंग ग्रुप के इन दो रिकमेंडेशंस पर. वर्किंग ग्रुप ने कैवियाट्स यहां पर मैं जरूर रेज किए हैं. वर्किंग ग्रुप ने एडमिट किया है कि कॉर्पोरेट्स को अगर हमको अलाउ करना है इस तरीके से बैंक सेटअप करने के लिए तो फिर हमको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, ताकि कनेक्टेड लेंडिंग, ठीक है, ये कंसेप्ट या ये आप ये कहिए कि कीवर्ड आप याद रखिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. डोंट वरी. कनेक्टेड लेंडिंग ना हो इसके लिए ड्यू प्रिकॉशन लेना होगा और उस ड्यू प्रिकॉशन के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट करना होगा. ठीक है? दिस इज व्हाट द इंटरनल वर्किंग ग्रुप आल्सो suggested or raised a caveat about. Caveat कहते हैं कि हम एक उसमें राइडर या कंसर्न रेज करते हैं, that is caveat. बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग लाइसेंस अलाउ करना ये आइडिया एज सच न्यू नहीं है. इससे पहले भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज के ऊपर में कुछ एक्सपेरिमेंट किया है. सो आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी 2013 के अंदर में, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंकिंग सेक्टर के लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करने की इजाजत, परमिशन दे दी गई थी. ठीक है? सो द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस सेटिंग अप बैंक्स इज नॉट न्यू. RBI guidelines in 2013 had already permitted them to apply for licenses. ठीक है? कुछ एप्लीकेंट्स इस रेस में जरूर आए, लेकिन उनमें से कोई जो है वो क्राइटेरिया को RBI के मीट नहीं कर पाया. इस वजह से नो कॉर्पोरेट हाउस एक्चुअली सेट अप अ बैंक. उसके बाद 2014 में when Raghuram Rajan was the governor, उस वक्त में RBI went back to its original stance and it disallowed corporate houses from setting up banks. ठीक है? So the idea has already been experimented with as such. अब हम देखते हैं कि अगर हम corporate houses को
इस तरीके से बैंक सेटअप करने की इजाजत दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो उसके क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर इंटरनल वर्किंग ग्रुप रेकमेंड कर रहा है इस मेजर को, तो डेफिनेटली उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव्स होंगे, और ये पॉजिटिव्स क्या है इसको हम देखते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, पैंडेमिक के चलते और उसके पहले से ही इकोनॉमी में स्लो डाउन है, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर में जो लिक्विडिटी है ये फिलहाल में कंस्ट्रेंड है। ठीक है, अगर मार्केट को, या आप ये कहें कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो पंप प्राइमिंग करना जरूरी होता है। मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो आना फिर से जरूरी होता है, और प्राइवेट सेक्टर अगर इस प्रोसेस में आता है तो हम ईज ऑफ क्रेडिट इसको हम इंश्योर कर पाएंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर कैपिटल और अपना एक मैनेजमेंट एक्सपर्टीज लेकर के इस फील्ड के अंदर में आ सकता है। इसकी वजह से इस सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज होगा, और कंपटीशन इंक्रीज होगा तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि बेटर सर्विसेज कंज्यूमर्स को भी मिलेगी। ऑल्सो इंडिया नीड्स बिग बैंक्स, ठीक है, एंड वी नीड मेनी मोर बिग बैंक्स एक्चुअली। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे एक कंसेप्ट देता है, ये कीवर्ड आप याद रखिएगा, डिस्प्रपोर्शनेट डुआफिज्म। डिस्प्रपोर्शनेट डुआफिज्म। डिस्प्रपोर्शनेट डुआफिज्म का मतलब क्या? यानी कि जितना हमारी इकोनॉमी का साइज है उसके कंपैरिजन में हमारे यहां पर में बड़ी बैंक्स नहीं है। ठीक है, दुनिया की जो टॉप 100 बैंक्स है उसमें सिर्फ हमारी एक बैंक आती है, विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जबकि इंडियन इकोनॉमी की जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 2.8 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास में, उसके हिसाब से भारत की कम से कम 6 बैंक्स होनी चाहिए टॉप 100 में, एटलीस्ट 6 बैंक्स। ठीक है, तो अब वो हमारी नहीं है, और इसको इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट डुआफिज्म है। ठीक है, इकोनॉमी के कंपैरिजन में वी हैव वेरी स्मॉल बैंक्स, सो वी नीड बिग बैंक्स, वी नीड बैंक्स इन द टॉप 100 इन द वर्ल्ड। चाइना देखिए, टॉप 4 जो बैंक्स हैं वो चाइनीज बैंक्स हैं। अमेरिकन और जापानीज बैंक जो है वो 5th और 6th नंबर पर आती हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हमको बढ़ानी है, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से, कैपिटल कॉर्पोरेट हाउसेस के पार्टिसिपेशन से हम उसकी भी उम्मीद रख सकते हैं। इन प्राइवेट बैंक्स ये तो प्रूव हो चुका है, दे आर मोर एफिशिएंट, दे आर मोर प्रॉफिटेबल एंड दे हैव ग्रेटर रिस्क एपेटाइट। अभी आप देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे ने पूरा एक चैप्टर इस पर डेडिकेट किया है और बताया है कैसे प्राइवेट, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनएफिशिएंट है विज़-अ-वी प्राइवेट बैंक्स, स्पेशली न्यू प्राइवेट बैंक्स। अब ये न्यू प्राइवेट बैंक्स उसी टाइप की इकोनॉमी में, उसी टाइप के मार्केट के अंदर में काम कर रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक से वो कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ना ये एडमिट कि पब्लिक सेक्टर बैंक पे बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, सरकार के रेगुलेशंस होते हैं, सीवीसी, सीबीआई, बहुत सारे इश्यूज उनके साथ में होते हैं, लेकिन फिर भी जितना आउट परफॉर्म न्यू प्राइवेट बैंक्स कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये चीज को बताता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, प्रॉफिटेबल होती है, और वो रिस्क भी ज्यादा ले सकती है। ठीक है, तो इन कंटेक्स्ट के चलते इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने सजेस्ट किया है दैट वी शुड गो फॉर कॉर्पोरेट हाउसेस और कैसे बिग बिजनेसेस एस्टैब्लिशिंग बैंक्स इन इंडिया। अब ये तो हो गया दोस्तों इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब हम इसके सिलसिले में कुछ थोड़े से चैलेंजेस देखते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है इंटरकनेक्टेड लेंडिंग। अब ये फ्रेज आप याद रखिएगा। ठीक है, दो कीवर्ड्स यहाँ पे देखिए आपने, डिस्प्रपोर्शनेट डुआफिज्म ये याद रखिए, और इंटरकनेक्टेड लेंडिंग इसको याद रखिए। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड लेंडिंग क्या है? अब ये कॉर्पोरेट हाउसेस अगर बैंक सेटअप करेंगे, ठीक है, बैंक सेटअप करने के बाद में सामान्य जो लोग हैं, कॉमन जो जनता है, उस बैंक में जाकर के अपना खाता खोलेगा, उसमें अकाउंट के अंदर में अपने पैसे रखेंगे, और फिर वो पैसा जो है वो लेंड किया जाएगा। अब अल्टीमेटली किसको लेंड करना है, कितना लेंड करना है, ये बैंक का फैसला होगा, और बैंक जो है वो कॉर्पोरेट हाउस ओन कर रहा है। अब यहाँ पर में यह खतरा पैदा हो जाता है कि ये कॉर्पोरेट हाउस फिर लेंडिंग के अंदर में अपनी ही सिस्टर कंसर्न्स, अब एक कॉर्पोरेट हाउस है तो नेचुरली उनकी और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी, तो अपनी ही सिस्टर कंसर्न्स जो कंपनीज हैं उसको ये बैंक जो है फिर लोन्स देना स्टार्ट करेगी। दैट इज द आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टेड लेंडिंग। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर अपनी सिस्टर कंसर्न्स को नहीं दिया तो अपने क्रोनीज को दे सकते हैं, उनके साथ जिनके इनके बिजनेस ताल्लुकात हैं, या अपने सप्लायर्स और वेंडर्स को दे सकते हैं। ठीक है, सो ये सारा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला सिचुएशन यहाँ पर में क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
जीएस पेपर 4 के साथ में भी आप इसको इस आइडिया को कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, जीएस पेपर 4 के हमारे करंट अफेयर्स के डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते रहते हैं। आपको आपका एंटेना ऑन रखना है कि यहाँ पर भी ये एग्जांपल जो है वो जीएस पेपर 4 में यूज हो सकता है। ठीक है। सेकेंड चैलेंज इज डिफिकल्टी टू ट्रैक सच लेंडिंग। ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है जब इस तरीके से कनेक्टेड लेंडिंग करेगा तो उसको ट्रैक करना ये बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। कितने सारे लोन्स, हंड्रेड्स ऑफ लोन्स जो है वो डेली बेसिस के ऊपर में सैंक्शन हो सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर में। अब उतने सारों का ट्रैक रखना ये नेचुरली गवर्नमेंट के लिए या रेगुलेटर के लिए, टू बी मोर प्रिसाइज, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। ऐसे भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एक्सपर्ट है राउटिंग करने में फंड्स को। ठीक है। अलग अलग एंटिटीज के जरिए से, जिसको हम ये भी कहते हैं, वर्ड यूज होता है लेयरिंग। ठीक है। लेयरिंग जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इस तरीके से किए जाते हैं ताकि उनका ओरिजिन, सोर्स वगैरह जो है वो समझ में ना आ सके, वो एक भूल भलैया क्रिएट कर देते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। दैट्स कॉल्ड एज लेयरिंग। तो ये प्रैक्टिस होती है और ये प्रैक्टिसेस के अंदर में हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस जो है वो बड़े माहिर होते हैं। अब इस केस के अंदर में फिर फंड्स किस तरीके से कहां राउट हो रहे हैं इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक नहीं, हमको बहुत सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज का एफर्ट लगेगा। और फिर ये एनफोर्समेंट एजेंसीज अल्टीमेटली किसके पास होती है? ये सरकारों के हाथ में होती है। और फिर जिस कॉर्पोरेट हाउस के पास में जबरदस्त तगड़ा पॉलिटिकल क्लाउड होगा, और तो फिर उनको फिर इन एजेंसी से कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो नेचुरली उनके ऊपर में ऐसी कोई स्क्रूटिनी नहीं बन पाएगी। अगला चैलेंज है कनेक्टेड लैंडिंग का, कि जो भी एक्शन होगा वो पोस्ट फैक्टो ही होगा। ठीक है। प्री एम्प्ट तो नहीं किया जा सकता किसी चीज को फाइनेंशियल डीलिंग्स के अंदर में। अगर डीलिंग हो जाएगी तो उसके बाद में फिर हम कह सकते हैं कि ये डील जो है वो सही नहीं थी। ये जो लोन दिया गया था ये कनेक्टेड लेंडिंग वाला लोन था। लेकिन ये कब होगा? ये पोस्ट फैक्टो होगा। ठीक है। तो पोस्ट फैक्टो केस के अंदर में क्या होता है कि हम चीजों को प्रिवेंट नहीं कर पाते, फिर आप जो है यू आर बिहाइंड द कर्व। ठीक है। यू आर सपोज टू देन गो एंड ट्राई टू सैल्वेज whatever you can out of that financial transaction. Now that becomes very challenging. तो ये पोस्ट फैक्टो इफेक्ट जो है वो बड़ा उसके अंदर में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। मान लेते हैं कि हम अगर आरबीआई रिएक्ट भी करती है, ठीक है, अगर किसी कॉर्पोरेट हाउस ने बैंक स्टार्ट कर दिया और फिर उसने बड़े पैमाने पर इस तरीके से इंटरकनेक्टेड लेंडिंग कर दी, आरबीआई ने उसके ऊपर में एक्शन लिया, तो क्या होगा? अल्टीमेटली डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस, जैसा आप हमने पीएमसी बैंक के केस में देखा था या लक्ष्मी विलास बैंक के केस के अंदर में, और भी ऐसे एपिसोड्स हुए हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जब ऐसे बैंक के बारे में मार्केट में ये रेपुटेशन जो है वो आ जाती है या उसके बारे में कोई क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाता है, तो फिर डिपॉजिटर्स का जो कॉन्फिडेंस है, वो डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस उस बैंक में से खत्म हो जाता है। एंड देन व्हाट वी गेट इज कॉल्ड एज रन ऑन द बैंक। ठीक है। ये भी फ्रेज याद रखिए। रन ऑन द बैंक मतलब क्या? लोग जो है वो दौड़ते हैं बैंक की तरफ, क्यों? ताकि वो जितना भी अपना पैसा वहां पर में रखा हुआ है, सेविंग्स जो कुछ भी है उनकी, उसको निकाल सके, उसको सैल्वेज कर सके। अब बैंक के लिए फिर ये सर्वाइवल का इशू बन जाता है। ठीक है। तो दिस कैन लीड टू अ बिग क्राइसिस, और आरबीआई जो है वो दोनों तरफ से कैच 22 सिचुएशन में आ सकता है। दिस विल आल्सो लीड टू अ सिनेरियो वेयर आवर रेगुलेटर आरबीआई, जिसके बारे में भारत में जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में बहुत पॉजिटिव, जिनका ये है, आप ये कह सकते हैं गुडविल है, उसमें से एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूर है। तो आरबीआई विल बी पिच्ड अगेंस्ट बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्सेस बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, इसके अंदर में नेचुरली आरबीआई के ऊपर में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, और इसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बहुत कमाई हुई क्रेडिबिलिटी है, इसको भी कहीं ना कहीं धक्का पहुंच सकता है। ठीक है। तो ये चैलेंजेस है दोस्तों रिलेटेड टू इंटरकनेक्टेड लेंडिंग। सेकेंड एस्पेक्ट इज रिस्की लेंडिंग। रिस्की लेंडिंग मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको रेगुलर चैनल्स के जरिए से फंडिंग नहीं की जा सकती। ऐसा हो सकता है कि फिर ये कॉर्पोरेट हाउसेस वाली बैंक्स ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स को जो है वो फंड करें। ठीक है। जनरली हमने देखा है जब भी कभी वेस्टर्न मार्केट्स में भी हम इसको देखते हैं, जैसे 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो लेहमैन ब्रदर्स से उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और लेहमैन ब्रदर्स क्यों डूबी थी दोस्तों? क्योंकि उसने वो रिस्की लेंडिंग किया था। ठीक है। इसको हम सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं। सब प्राइम जो, यानी कि ऐसे लोग जो कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों को होम लोन्स दिए थे लेहमैन ब्रदर्स ने, और वहां से फिर लेहमैन ब्रदर्स का कोलैप्स शुरू हुआ, और फिर वो कंटेजियन पूरी अमेरिकन इकोनॉमी और फिर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इंपैक्ट कर गई। ठीक है। इस किस्म की रिस्की लेंडिंग का भी स्कोप ऐसी केस के अंदर में बन सकता है। देन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर।
ऑलरेडी बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं हमारे यहाँ पर में, ये बहुत पावरफुल हैं, इनके पास में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल इनके पास में बहुत जबरदस्त होता है। अब लेंडिंग का भी एस्पेक्ट अगर इनके पास में आ जाता है तो दिस विल लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में नेचुरली हम ये नहीं चाहेंगे कि वो पावर किसी लिमिटेड नंबर ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस के पास में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, क्योंकि ये इकोनॉमिक पावर जब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल पावर के ऊपर में भी पड़ता ही है। ठीक है, सो वी विल नॉट ऑब्वियसली वांट दिस टू हैपन। डोमिनेशन ओवर पॉलिटिकल लैंडस्केप, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड है। ऑल्सो देयर इज अ रिस्क दैट ये कॉर्पोरेट हाउसेस वाली बैंक्स अगर हम बना लेते हैं तो उस केस के अंदर में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हमने बनाया है आईबीसी 2016, ये इसके जो अंदर हमने गेन्स किए हैं, इसमें जो हमको सक्सेसेस मिले हैं वो भी रिवर्स हो सकते हैं। आईबीसी हमने बहुत बार डिस्कस किया है दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आईबीसी के अंदर में बेसिकली हम क्या करते हैं, आईबीसी के अंदर में हम रेजोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं जहां कहीं भी कोई एनपीए क्रिएट हो गया है, जहां कहीं भी जो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो फिजिकल क्रेडिटर्स हो या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो, इनके जो कुछ भी पैसे बकाया आना बाकी है, उस केस के अंदर में हम उसके रेजोल्यूशन को इफेक्टिवली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आईबीसी एज अ रिफॉर्म हैज बीन फेयरली सक्सेसफुल, वी कैन से। जीएसटी के बाद में गवर्नमेंट अपना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म मानती है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट बैंक्स इस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस की बैंक इस तरीके से अगर सेटअप हो जाती है, तो फिर उस केस के अंदर में आईबीसी के गेंस को भी खतरा हो सकता है। अब ये कैसे होगा? देखिए, अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट लोन लेता है और लोन लेने के बाद में वो उसको अदा नहीं कर पाता, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हम क्या कोशिश करते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल उस इशू का रेजोल्यूशन हो सके। ठीक है, अगर रेजोल्यूशन नहीं हो सकता तो हम उसका लिक्विडेशन करें। ठीक है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स जिन्होंने कर्ज दिया है उस कंपनी को, कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल उसका आइदर रेजोल्यूशन करें या उसका लिक्विडेशन करें। लेकिन प्रमोटर्स जो है वो हमेशा चीजों को खींचते हैं। ठीक है, दे ट्राई टू एक्सटेंड दैट। अगर कॉर्पोरेट हाउसेस की बैंक्स होगी और उनके सिस्टर कंसर्न्स को इस तरीके से लोन दिया जाएगा, तो उस केस में देयर इज अ हायर लाइक्लीहुड कि कॉर्पोरेट्स जो है उसको ज्यादा वक्त के लिए खींच पाएंगे, रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन जल्दी नहीं होगा, और जितना ज्यादा इसमें देरी आएगी उतना ज्यादा क्रेडिटर्स का लॉस होगा, उतना ज्यादा चांस है कि फिर डिपॉजिटर्स का, एम्प्लॉइज का भी नुकसान हो इन बैंक्स के। तो ये रिस्क इसके अंदर में बहुत बड़ा है। देन पुअर करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, भारत के अंदर में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में हमने बहुत सारे अब तक इश्यूज देखे हैं, बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं। ठीक है, आपको सत्यम स्कैम याद होगा। ठीक है, सत्यम स्कैम में हमने क्या देखा था, हमारी एक ब्लू चिप कंपनी सत्यम, जिसके बारे में मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन था, आईटी की बड़ी कंपनी मानी जाती थी, और उसके बारे में बाद में जब फ्रॉड सामने आया तो पता चला कि बहुत सारे उनके जो फिगर्स थे वो इन्फ्लेटेड थे, और प्राइस वाटर हाउस कुक पीडब्ल्यूसी बड़ी ऑडिट फर्म है, इनके द्वारा ऑडिटेड फिगर्स भी जो है वो फेक और वो फज्ड निकले। तो ये है हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब तक इस किस्म का हमारे यहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी या इस किस्म के एपिसोड्स हमारे आएंगे, तब तक कॉर्पोरेट सेक्टर पे वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस ऐसी अगर बैंक बनाते हैं तो वो सारे जो है वो ट्रांसपेरेंटली और इफेक्टिवली करेंगे। The risk of banks funds being used for own businesses by the corporates. Okay, as I mentioned earlier, अपने खुद के ही सिस्टर कंसर्न्स या अपनी ही कंपनी के लिए जो है वो लोन्स देंगे, और फिर पब्लिक का जो पैसा है वो रिलेटिवली चीपर तरीके से उनको एक्सेसिबल होगा। सो दैट इज अनदर कंसर्न। Banks will also be exposed प्लस वन बैंक भी आप ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इनकी कोई और कंपनी के अंदर में लॉस हो जाता है। ठीक है, इफ देयर इज अ लॉस इन वन ऑफ द कंपनी, देन इन दैट केस वो सारा जो लॉस है वो ग्रुप के ऊपर में इंपैक्ट करता है। ठीक है, और अगर ग्रुप के ऊपर में इंपैक्ट करेगा तो वो बैंक के ऊपर में भी इंपैक्ट करेगा, और बैंक के ऊपर इंपैक्ट करेगा मतलब उसके डिपॉजिटर्स के ऊपर इंपैक्ट करेगा, पूरी इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट हो सकता है। तो वी विल बी एक्सपोजिंग आवर इकोनॉमी, आवर बैंकिंग सेक्टर, आवर डिपॉजिटर्स टू द रिस्क ऑफ one or more of their other companies। इस कॉर्पोरेट हाउस के जो दूसरी कंपनीज हैं उसके फेलियर या उसके रिस्क का इंपैक्ट हमारे बाकी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर में, डिपॉजिटर्स के ऊपर में या लार्जर इकोनॉमी के ऊपर में हो सकता है। Depositors in that case then will have to be rescued।
कि जैसा अब हमने देखा लक्ष्मी विलास बैंक है या उसके पहले पीएमसी बैंक का इशू हुआ था, तो हमने क्या किया, हमने एज फार एज पॉसिबल डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, अब इसमें बहुत दफा क्या हो जाता है, फिर स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, और जब स्टेट इन्वॉल्व होता है नेचुरली, तो फिर पब्लिक सेफ्टी नेट्स हम उसको यूज करते हैं और डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो XYZ कंपनी ने अगर कोई वहां पर में स्कैम किया या कुछ और उन्होंने मैलफिसेंस किया, तो उस केस के अंदर में क्या होगा, स्टेट को वहां पर में डिपॉजिटर्स के लिए स्टेप इन करना पड़ेगा, और फिर हमारा पब्लिक सेफ्टी नेट का पैसा जो है वहां पर में डिपॉजिटर्स के लिए यूज करना होगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर कंसर्न। Then difficulty to isolate non-financial activities of the promoters of such a bank with the functioning of the bank, which we just discussed earlier. Non-financial भी जो उनकी दूसरी एक्टिविटीज होंगी, जो भी उनके दूसरे बिजनेसेस होंगे, उसका इम्पैक्ट बैंक के ऊपर में होकर रहेगा। Several experts such as Raghuram Rajan, Viral Acharya, and many experts which the committee also working group also consulted, all have advised against this. Okay, everybody is against this idea. Okay, people cite the case of Yes Bank and LVB. Okay? हमने recently, despite all the you can say technological advancement, despite all the systems, despite all the procedures, हमने देखा कि Reserve Bank of India was behind the curve when it came to these crises. ठीक है, तो उस केस के अंदर में अगर कॉर्पोरेट्स को अलाउ करते हैं तो रिस्क का फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों रघुराम राजन कमेटी ने 2008 के अंदर में ही सजेस्ट किया था कि जब तक प्राइवेट गवर्नेंस यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होता, और दूसरा हमारी रेगुलेटरी कैपेसिटी इंप्रूव नहीं होती, तब तक हम इस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस को अलाउ नहीं कर सकते बैंकिंग लाइसेंसेस। ठीक है, और फिर बाद में उनकी गवर्नरशिप के अंदर में वो चीज उन्होंने की भी। Corporates would thus get access to relatively less expensive capital in the form of household savings. Most of the experts consulted are also opposed to the idea. Committee ने जितने भी experts से consult किया है, barring a few, most have opposed this idea. ठीक है? These same criticisms are applicable to NBFC issue also. NBFC में हमने देखा कि 10 years अगर complete हुए हैं किसी ऐसी NBFC को जो कि कॉर्पोरेट हाउस ने बनाई है, तो उसको बैंक का लाइसेंस देना चाहिए, ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने कहा है। लेकिन ये ऊपर के सारे क्रिटिसिज्म्स फिर वहां पर में भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में पार्टिसिपेशन में हो सकता है, और फिर ये और ज्यादा क्राइसिस क्रिएट करेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। बिकॉज चाहे हमारी पीएसबीज की चाहे जो भी लिमिटेशंस हो, उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन we do need our public sector banks to survive and thrive. ठीक, तो ये था दोस्तों डिस्कशन regarding the issue of allowing big corporate houses to set up banks, giving them license for setting up banks. चलिए अब हम अगले इशू पर चलते हैं, अगेन बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसमें भी हम मल्टीपल आर्टिकल्स को यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको डेली टेलीग्राम के ऊपर में आर्टिकल्स बताते रहता हूँ, कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज जवाद काजी करंट अफेयर्स। इस नोट के ऊपर में भी वो टेलीग्राम चैनल का एड्रेस दे रखा है। ठीक है, अब वो सारे आर्टिकल्स में से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर मैं ये नोट जो है वो प्रिपेयर करता हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसको एज लीन एज पॉसिबल रखा जाए। ठीक है, क्योंकि आपका काम जो है वो काफी ब्रॉड है, आपको ऑप्शनल जनरल स्टडीज और फिर बाकी सारी चीजें भी आपको करनी होती है। सो आई ट्राई टू कीप दीज नोट्स एज क्रिस्प एंड लीन एज पॉसिबल सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर टाइम। चलिए अब हम देखते हैं अगला इशू, ये है लक्ष्मी विलास बैंक की कंटेक्स्ट के अंदर में। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक पिछले कुछ सालों से प्रॉब्लम्स में चल रही थी। ठीक है, करूर तमिलनाडु बेस्ड ये बैंक है, कंटिन्यूअस लॉसेस देख रही थी ये बैंक। इसका जो कैपिटल है वो कैपिटल कंटिन्यूअसली इरोड होता जा रहा था। ठीक है, कैपिटल कैसे इरोड होता है दोस्तों, जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, तो अगर मान लीजिए 100 रुपए बैंक ने किसी को लोन दिया और वो बैंक के पास में वो रिटर्न आया नहीं, तो वो 100 रुपए तो डूबे ही डूबे, उसके साथ साथ में उस बैंक को प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है। मतलब वो 100 रुपए का लोन डूब रहा है, तो अपने पैसे में से 100 रुपया उनको अलग से निकाल कर रखना पड़ता है, प्रोविजनिंग। दिस इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। ठीक है, तो फिर वो पैसे का लॉस प्लस ये प्रोविजनिंग, इसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स के अंदर में कैपिटल इरोजन होने लगता है। ठीक है, नेट वर्थ और इनेबिलिटी टू रेस फ्रेश कैपिटल। बैंक को हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी वक्त से फ्रॉड किया था कि आप फ्रेश कैपिटल जो है वो रेस कर सकते हैं, सो दैट आपका जो बेसिक नॉर्म्स के हिसाब से आपका जो रेशियो होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो मेंटेन रहे। लेकिन बैंक फ्रेश कैपिटल भी रेस नहीं कर पा रही थी।
इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए के तहत इस बैंक को रखा था। अब पीसीए क्या होता है दोस्तों? पीसीए प्रॉम्प्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रॉम्प्ट मींस क्विक, क्विक करेक्टिव एक्शन। जब किसी बैंक के बारे में ये कंसर्न क्रिएट हो जाता है कि वो बैंक जो है वो स्ट्रेस में है, तो उस केस के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रखती है। तो वहां पर में दक्षता, कीप इट सिंपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ज्यादा होती है ताकि क्विक एक्शन उसकी केस में लिया जाए। ठीक है, इसके बावजूद बैंक की जो फाइनेंसेस है वो डिटेरियोरेट करती रही और बैंक के जो एनपीए है वो एज हाई एज 25% तक पहुंच गए इस साल मार्च में। ठीक है, अब रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 महीने का मोरेटोरियम लगाया ऑन विड्रॉल, मतलब जो लक्ष्मी विलास बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं वो उस पीरियड में, मोरेटोरियम का जो पीरियड होता है उस पीरियड में विड्रॉल नहीं हो सकते हैं डिपॉजिटर्स द्वारा। और एक स्कीम को अप्रूव किया जिसमें सिंगापुर गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड बैंक है डीबीएस बैंक, इस बैंक को अलाउ किया है टू टेक ओवर दिस बैंक कॉल्ड एज एलवीबी, लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, डीबीएस बैंक जो है वो सिंगापुर की है और इसकी एक टोटली इंडियन सब्सिडियरी है। ठीक है, मतलब इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडियरी है, डायरेक्ट डीबीएस बैंक नहीं है हमारे यहाँ पर में, उसकी इंडिया बेस्ड उसकी सब्सिडियरी है और इस सब्सिडियरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन अलाउ की है कि वो जो है वो अमालगमेट करे लक्ष्मी विलास बैंक को अपने अंदर। ठीक है, और इसी के साथ साथ में जो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, वो भी नेचुरली ट्रांसफर हो जाएंगे डीबीएस बैंक के इस सब्सिडियरी पर। ओके, मोरेटोरियम क्या है दोस्तों, इसको अब हम थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। मोरेटोरियम ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक पर स्पेसिफिक पीरियड के लिए लगाया है और ये ऐसा पीरियड है जहां पर डिपॉजिटर्स आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ इन दैट स्पेसिफिक पीरियड। स्टीलिंग कुछ केसेस के अंदर में अक्सर लगाई जाती है, कभी कभी 100% नहीं होता, लेकिन कुछ लिमिट वो लगा देते हैं कि आप जो है आपके अकाउंट से बस 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक चैलेंज है या कोई प्रॉब्लम है उस डिपॉजिटर की केस में, जैसे कि कोई मैरिज है या कोई हेल्थ रिलेटेड बड़ा कोई कंसर्न है फैमिली के अंदर में, तो ऐसी केसेस के अंदर में अपना कंसर्न सब्सटैंशिएट करके परमिशन जो है वो ली जा सकती है। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिपॉजिटर्स को कुछ पीरियड के लिए स्टॉप करती है कि वो जाकर के बैंक से अपना सारा ही पैसा ना निकाल लें। ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों ताकि बैंक पर रन ना क्रिएट हो, रन ऑन दी बैंक। रन ऑन दी बैंक क्या है, सभी डिपॉजिटर्स आकर के खड़े हो जाएं और अपना पैसा मांगने लगे। ऐसे अगर सभी लोग आकर के खड़े हो जाएंगे दोस्तों, तो नेचुरली वो बैंक कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो मिसमैच कर जाएंगे। अब थोड़ा सा इसके रिलेटेड कुछ एनालिसिस देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये स्टेप लिया है, इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसकी वजह से डिपॉजिटर्स और जो एम्प्लॉइज है बैंक के, इनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बैंक का टेक ओवर हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिटर्स को प्रिवेंट किया है कुछ देर के लिए, उसकी वजह से तो जरूर दिक्कत क्रिएट होगी, लेकिन बैंक का इफेक्टिवली अगर जो है वो अमेलगमेशन हो जाएगा तो उस केस के अंदर में जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि उनके डिपॉजिट्स उनको मिल सके, और साथ ही जो एम्प्लॉइज हैं जो उस बैंक के लिए काम कर रहे थे उनके लिए भी एक ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अमेलगमेशन के बाद में ऑप्शन ओपन रहेगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए बहरहाल ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उनकी जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो टोटली रिटर्न ऑफ हो जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। लक्ष्मी विलास बैंक में मान लीजिए जैसे आपने अगर उसमें 100 रुपए का कोई शेयर आपने वहां पर में इन्वेस्ट कर रखा था, अब वो जो बैंक है वो पूरी तरीके से अमेलगमेट हो गई है, इस वजह से आपका जो शेयर है वो भी राइट ऑफ हो जाता है। शेयर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपने उस बैंक की कैपिटल के अंदर में आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब ये बैंक जो है वो अपना एग्जिस्टेंस ही खो रही है, वो अमेलगमेट हो रही है, इस वजह से उस शेयर की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। अब यहाँ पर में शेयर होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं कि वो उनको जो है वो ऐसे फोर्स्ड एक्सटिंग्विशिंग ना की जाए, उनको कुछ ना कुछ जो है वो कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तो ये इशू अभी भी चल रहा है, वील हैव टू सी हाउ इट पैन्स आउट। इसके पहले ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जहां पर में ऐसे कॉम्पेंसेशंस वगैरह कुछ ना कुछ दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यस बैंक का क्राइसिस हमने देखा था दोस्तों रिसेंटली, उसके पहले आईएलएनएफएस क्राइसिस, पीएमसी बैंक इशू, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ये इनके इशू, ऐसे हमने बहुत सारे रिसेंट टाइम्स के अंदर में फाइनेंशियल सेक्टर में क्राइसिस या इस किस्म के स्ट्रेस इश्यूज देखे हैं। आरबीआई का सिग्नल यहाँ पर में बड़ा क्लियर है कि इट वांट्स टू वार्ड ऑफ रिस्क फ्रॉम द वाइडर फाइनेंशियल सेक्टर। हालांकि ये लक्ष्मी विलास बैंक की केस के अंदर में आरबीआई को के ऊपर में कंपल्शन नहीं था कि वो इस लेवल पे जाकर के
इंटरफियर करें और साथ ही जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक को जो है वो एमालगमेट करने का मौका दें। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट के अंदर में इस बैंक के कंप्लीट फेलियर की वजह से फिर से कंटेजियन इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, जैसा हमने आईएलएनएफएस की क्राइसिस के वक्त में देखा था। ठीक है, वो ना हो इसलिए वाइडर फाइनेंशियल इंटरेस्ट में आरबीआई ने ये स्टेप लिया है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस यहाँ पर में रखा है। अब इसके बाद एक अगला इशू है इसमें, वो है डीबीएस का चॉइस, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का चॉइस। सवाल ये पैदा होता है कि किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को क्यों इसके लिए नहीं कहा गया और डीबीएस जैसी बैंक को जो है वो क्यों अलाउ किया गया। ठीक है, रीजन उसके पीछे दोस्तों ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑलरेडी स्ट्रैटल्ड हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं। ठीक है, ऐसे एसेट्स जिनके अंदर में फिलहाल में रिटर्न्स जो है वो नहीं आ रहे हैं या वो स्ट्रेस्ड है, ऐसे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर में बैंक्स के अंदर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या स्ट्रेस्ड एसेट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब उनके ऊपर में ये अतिरिक्त भार डालना ये फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं था। डीबीएस ने प्रॉमिस किया है कि वो 2000 करोड़ अपफ्रंट इसके अंदर में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो ये कैपिटल स्टाफ्ड बैंक थी, कैपिटल ना होने की वजह से ये सारे क्राइसिस, ये चैलेंजेस जो है वो इनएविटेबल हो गए। अब उसका सोल्यूशन है ये पैसे का इन्वेस्टमेंट, और ये नेचुरली अभी सरकार या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए पॉसिबल नहीं था और इसलिए डीबीएस बैंक को जो है वो सिलेक्ट किया गया। ठीक है, ऑल्दो ये फॉरेन बैंक है, नो डाउट अबाउट दैट टू स्टार्ट विद, लेकिन ये जो सारा ऑपरेशन है ये होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी उसकी कर रही है। ठीक है, सो डीबीएस पहले से सिंगापुर की है, लेकिन उसकी होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी इस प्रोसेस के अंदर में इन्वॉल्व है। अब इस सब्सिडरी को एलवीबी लक्ष्मी विलास बैंक के जो है वो 550 प्लस जो ब्रांचेस है इनका एक्सेस मिलेगा। नेचुरली बैंक ब्रांच ओपन करना, उसका विस्तार करना, उसके लिए लाइसेंसेस लेना, ये बड़े जो है वो टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर में वक्त लगता है। डीबीएस के लिए भी ये एडवांटेज है कि कम वक्त के अंदर में उनको ये एक्सपेंशन का मौका मिल रहा है। ठीक है, इससे एक और फायदा होगा कि और भी जो दूसरे फॉरेन बैंक्स हैं वो भी इस किस्म का की अपॉर्चुनिटीज चाहेंगे, भारत के अंदर में ग्रोथ करना चाहेंगे, और उसकी वजह से भारत में और ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकता है जो इस वक्त की जरूरत है। इसके बाद में हम थोड़ा सा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के इश्यूज या चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे पहला, डिस्पाइट लिक्विडिटी बोस्टरिंग मेजर्स, भारत सरकार जो है वो अलग अलग ट्रांचेस के जरिए से बैंकिंग सेक्टर के अंदर में कैपिटल पिछले कई सालों से जो है वो इन्फ्यूज करने की कोशिश करती आ रही है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर का स्ट्रेस है, हमारे बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेस, ये कंट्रोल में नहीं आया है। इसके बाद एनपीए इशू, एनपीए इशू हमारे कमर्शियल बैंक्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो 14.7% तक पहुंच जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। ठीक है, 14.7%, और जीडीपी भी जो है देश का वो कॉन्ट्रैक्ट होने को है। इसकी वजह से स्ट्रेस इंटेंसिफाई हो रहा है इन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। तो ये हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के इमीडिएट फिलहाल के चैलेंजेस दिखते हैं। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों। वीकर जर्म स्ट्रॉन्गर क्योर्स, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर, इसकी कंटेक्स्ट में आया हुआ ये आर्टिकल है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर का इशू है दोस्तों। तो देखते हैं क्या है ये एएमआर का इशू। एंटीबायोटिक्स दोस्तों हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए ताकि जो बहुत सारी अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं इनसे जो मैनकाइंड है इसको निजात मिल सके, इससे जो है वो हमको मुक्ति मिल सके। लेकिन ओवर द इयर्स या ओवर द डेकेड्स कहना चाहिए, क्या हुआ, ये इशू डेवलप हुआ, ये चैलेंज डेवलप हुआ जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या है ये? बेसिकली जर्म्स की अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ठीक है, हर लिविंग क्रीचर के अंदर में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो बैक्टीरिया वगैरह है इनके अंदर में भी ये सर्वाइव होता है। भी जो कुछ गलतियां की हैं, इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो कुछ तो ये नेचर वाला एस्पेक्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उन जर्म्स का, और कुछ जो है वो हमारी भी गलती है कि हमने एंटीबायोटिक्स को बहुत इरेशनली यूज किया। ठीक है, अब ये इरेशनल यूज क्या है? देखिए बहुत दफा डॉक्टर्स जो है वो बहुत लूजली प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीबायोटिक्स को, जरूरत ना होगी उस वक्त में भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और पेशेंट्स क्या करते हैं, पेशेंट्स भी जो है वो जो कोर्स होता है उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करते, बस थोड़ी सी दवाई खा लेते हैं और जब अच्छा लगने लगता है तो फिर वो कोर्स को छोड़ देते हैं।
तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एडवांटेज मिलता है जर्म्स को, ठीक है। दे आर एबल टू बेटर डेवलप देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जो है वो खामी रह गई है हमारे मेडिकल प्रैक्टिस की और हमारी कॉमन बिहेवियर है ये हमारे यहाँ पर में, जिसकी वजह से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों भारत सरकार ने एक कंसेप्ट शुरू किया था जिसका नाम है रेड लाइन, ठीक है। अब ये रेड लाइन वाली कंसेप्ट क्या है, जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं उनकी जो स्ट्रिप आती है दवाई की, उसके ऊपर में एक ऐसा ये रेड पट्टा होता है, ठीक है। वो मार्कर है इस चीज का कि वो एंटीबायोटिक है। तो ये पेशेंट को, जो वो दवाई कंज्यूम करने वाला है, उसको इफेक्टिवली ये बताने के लिए है कि ये जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं इसको बहुत सीरियसली आप परस्यू कीजिए, उसको बीच में आप मत छोड़िए, ठीक है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया था। बहरहाल लेकिन चैलेंज वही था कि उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और अवेयरनेस ये लैकिंग था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर समराइज इसको हम एएमआर कैसे कर सकते हैं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ जर्म्स और हमारी इरेशनल यूसेज एंटीबायोटिक्स की, इसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर में, जर्म्स के अंदर में कैपेसिटी बन जाती है टू रेजिस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इस पर वो मुनीर नियाजी साहब का एक शेर याद आ गया पंजाबी में। शायरी की थोड़ी आदत है, क्लासरूम के अंदर में जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं वो जानते हैं कि मैं शायरी वगैरह क्लास के अंदर में भी सुनाते रहता हूँ। यहाँ पर एक शेर याद आ गया तो सुना देता हूँ आपको। शायर लिखता है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, ठीक है। पंजाबी का शेर मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, मतलब शहर के लोग भी कुछ जालिम थे। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, ठीक है। और कुछ मुझे भी मरने का शौक था, ठीक है। तो दोनों चीजें, दोनों फैक्टर्स हैं, शहर के लोग भी कुछ बुरे थे और मुझे भी मरने का शौक था। तो ऐसी कुछ हालत जो है वो हमको यहाँ पर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर में दिखती है। कुछ हद तक जर्म्स भी रिस्पॉन्सिबल है और कुछ हद तक जो है वो हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनीवेज कमिंग बैक हियर, अब ये इतना बड़ा इशू क्यों है दोस्तों, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ भी जाता है तो, ठीक है। देखिए ये हमारे हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, इकोनॉमी को, हर चीज को इफेक्ट करता है, ठीक है। हर साल 10 मिलियन डेथ्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, ठीक है। हमारे एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं रहे हैं, इस वजह से 10 मिलियन डेथ्स हर साल, 1 करोड़ लोगों की जानें जा रही हैं। 7.5% रिडक्शन इन लाइवस्टॉक पॉपुलेशन एवरी ईयर। ग्लोबल जीडीपी में 3.5% का नुकसान हो रहा है। ये बड़े ही सीरियस फिगर्स हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बड़ा इशू है, ठीक है। अब इस पे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस पे दो तरीके से काम हो सकता है। एएमआर से डील करने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम जो है वो नए ड्रग्स डिस्कवर करें, नए एंटीबायोटिक्स बनाएं, ठीक है। लेकिन ये पहला तरीका आसान नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये एक्सपेंसिव है और अनप्रिडिक्टेबल है। ये बनाना जो है वो आसान नहीं है, इसके अंदर में बहुत रिसर्च लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है और आखिर में हाथ में कुछ हासिल आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 1984 से लेकर के अब तक हम कोई भी नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं डेवलप कर पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग जो है वो काम है। ये प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली है दोस्तों, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इस प्रोसेस में, अगर कोई नया एंटीबायोटिक आपको डिस्कवर करना है तो। साथ ही रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मान लेते हैं कि अगर किसी कंपनी ने इन सभी चीजों को ओवरकम करके बना ही लिया कोई एंटीबायोटिक, लेकिन जितनी तेजी से उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इसका मतलब उस कंपनी को बहुत ही छोटा पीरियड मिलेगा जिसके अंदर में वो उस ड्रग को जो है वो सेल कर सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, उस कंपनी को जो रिटर्न मिलेगा उसकी इन्वेस्टमेंट पे, ये कम होगा। एंड दैट इज व्हाई कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज इट डज नॉट मेक फाइनेंशियल सेंस टू देम। नेक्स्ट, प्रूडेंट यूज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। तो ये तो था हमारा पहला ऑप्शन, नए ड्रग्स बनाए, वो तो मुश्किल है, तो क्या किया जाए भाई, तो फिर अब अवेलेबल ऑप्शन यही है कि जो ड्रग्स हैं उनको हम बहुत प्रूडेंटली इस्तेमाल करें, बहुत केयरफुली उसको इस्तेमाल करें। प्रूडेंट इस वर्ड का मतलब होता है केयरफुल। डब्ल्यूएचओ ने इसीलिए एक एक्शन प्लान बनाया है ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2015 में। ये एक रोड मैप देता है जिसके जरिए से हम इशू को टैकल कर सकते हैं। इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी माना है और दुनिया भर के 80 देशों ने इसके बेसिस पे अपने नेशनल प्लान्स भी बना दिए हैं, ठीक है। राइटर एंड में हमको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता है, वो है वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच, इसका मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ठीक है।
चाहे वो मेडिकल फील्ड की एजुकेशन हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो पेशेंट्स हो, हर लेवल के ऊपर में कोऑर्डिनेशन इस इशू पे होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, भारत ने इसीलिए इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर इसको बनाया है बेस्ड ऑन दी अप्रोच दैट हैज बीन गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये है इशू ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इशू है दोस्तों वो आयुर्वेदा की कंटेक्स्ट के अंदर में है। ठीक है, आयुर्वेदा की कंटेक्स्ट के अंदर में पिछले कुछ दिनों में बहुत एक डिबेट चल रहा है रिगार्डिंग अलाउइंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ आयुर्वेदा टू गो फॉर सर्जिकल प्रैक्टिस। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन इसने रिसेंटली ये नोटिफाई किया एक गैजेट के जरिए से कि पोस्ट ग्रेजुएट जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो रिसीव करेंगे फॉर्मल ट्रेनिंग इन अ वैरायटी ऑफ जनरल सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी और डेंटल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आयुर्वेदा के इन स्टूडेंट्स को ये सारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। This follows the amendments to Indian Medicine Central Council Regulations 2016, जिसके अंदर में ऑलरेडी इस चीज की बात जो है वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए की गई थी। तो ये रूल्स के अंदर में हमने चेंज किया है और अभी रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या आयुर्वेदा के डॉक्टर्स को सर्जरी की प्रैक्टिसेस जो है वो अलाउ करनी चाहिए? तो तकरीबन कुछ 88 के आसपास में जो सर्जिकल प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर में आयुर्वेदा के जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, इनको ट्रेन किया जाएगा और फिर वो उसको प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब इसके ऊपर में काफी ज्यादा जो है डिबेट चल रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। सबसे पहले एलोपैथिक जो प्रोफेशनल्स हैं वो नेचुरली इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ में आवाज उठाई है और ये सवाल क्रिएट किया है कि ये जो कोर्स है आयुर्वेदा का 3 इयर्स का आपका पीजी कोर्स है, ये सफिशिएंट नहीं है स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए फॉर सर्जिकल प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदा से पढ़ने के बाद में अक्सर डॉक्टर्स मजबूर हो जाते हैं कि वो आयुर्वेदिक ना करते हुए वो एलोपैथी की ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, टेक्निकली देयर इज नो इश्यूज विद दैट, उसके लिए उनको वो ट्रेनिंग भी कोर्स के अंदर में जो है वो दी जाती है, वो उसके अंदर में दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्जरी ये एक अलग लेवल पे चीज है। ठीक है, सर्जरी के लिए आप जो है एमबीबीएस का जो स्टूडेंट जब पीजी के अंदर में जाता है तब वो जाकर के सर्जरी सीखता है। तो एमबीबीएस के दौरान में जिस किस्म की रिगरस उनको ट्रेनिंग मिलती है, इसकी वजह से वो सर्जिकल लेवल के ऊपर में काम कर सकते हैं। तो एक क्रिटिसिज्म ये बन रहा है कि आयुर्वेदा के कोर्स के अंदर में उतना सफिशिएंट जो है वो नॉलेज और स्किल सेट्स नहीं मिले हैं, जिसके चलते स्टूडेंट्स इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जो है वो अंजाम दे सके। यहाँ पर में सवाल जो है वो पेशेंट्स की सेफ्टी का है। सेफ्टी पेशेंट्स की डायरेक्टली डॉक्टर के हाथ में होती है और डॉक्टर का स्किल, उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज ये अल्टीमेटली पेशेंट की लाइफ के लिए बहुत क्रिटिकल होता है सर्जिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, अब यहाँ पर में पेशेंट सेफ्टी का कंसर्न क्रिएट हो सकता है। देन राइट टू नो ऑफ द पेशेंट। अब बहुत दफा ये होता है कि ठीक है, सिटी के अंदर में और अर्बन एरियाज में आप हमारे जैसे लोग जो है वो काफी इस मामले में कॉशियस रहते हैं, लेकिन आप देहातों में अगर चले जाएंगे तो लोगों को बस नाम डॉक्टर के आगे डॉक्टर है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, उनके लिए वो सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, दे मे नॉट इंक्वायर अबाउट व्हाट डिग्री द डॉक्टर हैज टेकन, वेदर ही इज रियली गुड इनफ टू प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर you can say specific surgery. ठीक है, अब ये this is not to hold anything against Ayurveda doctors per se. It is only about the content and you can say rigorousness of the course. Okay? There are very smart Ayurveda doctors and vice versa in allopathy also. So it's not about the competence per se, it's about the course. Then parity between urban and rural patients. अब ये एक सवाल होता है, एक सजेशन दिया जाता है कि अगर आयुर्वेदा के डॉक्टर्स को हम ये परमिशन दे देते हैं तो उनके ऊपर में हम ये कंडीशन भी लगा सकते हैं कि आपको जो है वो रूरल एरियाज में ही प्रैक्टिस करना होगा, आप अर्बन में नहीं करेंगे। ऑल्दो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये सजेशन है कि हमारे यहाँ पर में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो ये बहुत पुअर है। ठीक है, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो हमारे यहाँ पर में बहुत ही पुअर है। WHO का जो स्टैंडर्ड है 1000 पर 1 लाख, ठीक है, वो हम लोग सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स में नहीं मीट कर पाते हैं, उसमें हम कम रह जाते हैं। ठीक है, और खास तौर पे ये जो रेशियो है ये और ज्यादा पुअर हो जाता है जब हम वो रूरल अर्बन डिवाइड देखते हैं। मेडिसिन सीखने के बाद में डॉक्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं नेचुरली कि वो अर्बन एरियाज में रहें और जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उससे वो मैक्सिमम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके।
रूरल एरियाज आर स्टार्व्ड ऑफ गुड डॉक्टर्स। तो एक सजेशन ये भी चल रहा था कि फिर ये जो डॉक्टर्स को अलाउ किया जाएगा, फिर इनको रूरल एरियाज में हम प्रैक्टिस करने के लिए कंपल्शन बना सकते हैं। लेकिन ये चीज भी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि पेशेंट चाहे रूरल एरिया का हो या अर्बन एरिया का हो, जिंदगी तो सभी की उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं, अगर ये डिबेट हो रहा है कि ठीक है अर्बन एरियाज में उनको प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं देंगे, सिर्फ रूरल में देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर नॉट, द टू डॉक्टर्स आर नॉट एट द सेम लेवल, और फिर रूरल एरिया के लिए जो है वो हम हल्की वहां पर में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी फिर मॉरली जो है वो आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स यहाँ पर में बन रहे हैं। अब इसका एक काउंटर भी दिया जा सकता है, ऑफ कोर्स। आयुर्वेदा ये एक पुराना मेडिसिन का फील्ड है, और इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि सर्जरी या सर्जिकल प्रोसेस जो है वो बिल्कुल था ही नहीं, बल्कि सुश्रुत संहिता, जो सुश्रुत आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर थे सेवरल थाउजेंड इयर्स अगो, तो वहां पर में ऑलरेडी सर्जरी रिलेटेड उन्होंने काफी सारी चीजें की, डेवलपमेंट की है। खासतौर पे उसमें फेमस है राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी रिलेटेड सर्जरी के हमको एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाने चाहिए, उनका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर भी आयुर्वेदा के अंदर में पुरानी टेक्स्ट के अंदर में उनको रेफरेंसेस मिलते हैं। सो एज सच इट इज नॉट दैट द साइंस डज नॉट हैव दैट रिगरस फाउंडेशन। देन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी फिलहाल में हमारे देश के अंदर में मेडिकल कॉलेजेस, इनकी संख्या जो है वो बहुत कम है दोस्तों। आप देखिए इंजीनियरिंग और मेडिकल के अंदर में ये कॉन्ट्रास्ट आपको दिखता है। इंजीनियरिंग ओवर द लास्ट 20 to 30 इयर्स काफी सारे कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को परमिशन मिल गई, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज को चलाना एज कंपेयर टू मेडिकल कॉलेज को चलाना ये ज्यादा रिलेटिवली आसान होता है। मेडिकल कॉलेज के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें मिलना मुश्किल होता है, और वहां पर में सरकार की परमिशंस भी जो है वो आसानी से नहीं मिलती। तो इसके चलते मेडिकल कॉलेजेस जो है वो हमारे देश में कम है, और खास तौर पे उनका स्कैटरिंग ये साउथ और वेस्ट की तरफ ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि वी हैव अ पुअर डॉक्टर पेशेंट रेशियो। अगर ये डॉक्टर पेशेंट रेशियो इंप्रूव हो जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सफिशिएंटली ट्रेन किया जाए सर्जरी के रिलेटेड, तो अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो लोगों को मिल सकता है। तो ये एक आर्गुमेंट काउंटर साइड के ऊपर में हम दे सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर में क्लैरिफिकेशन किया है कि एज सच ये हमने जो कुछ भी नया अनाउंस किया है, ये नया नहीं है, ये ऑलरेडी कोर्स का पार्ट ही है। मतलब पीजी कोर्स जो चल रहा है उसके अंदर में ये ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जाती है। हमने बस इसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन और डेफिनेशंस जो है वो दिए हैं। इट इज नॉट दैट इट इज समथिंग स्टार्टिंग एब इनिशियो, ये पहले से चलता ही आ रहा है। ठीक है, अब अदर चैलेंजेस क्या है? पुअर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो हमने डिस्कस कर लिया। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए रूरल एरिया के अंदर में क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। क्या क्या किया हमने? रूरल बॉन्ड्स डॉक्टर से साइन करवाए जाते हैं। ठीक है, कोटा, जो लोग रूरल एरियाज में सर्व करते हैं और फिर वो पीजी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए एक अलग से कोटा है। वी हैव प्लान टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड सीट्स आल्सो। ठीक है, कॉलेजेस भी बढ़ाना है और सीट्स भी बढ़ाना है मेडिकल के। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स भारत सरकार और रिस्पेक्टिवली जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ले रहे हैं। अब सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है इसमें सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम? टास्क शेयरिंग, क्या किया जा सकता है कि हम एक कॉम्बिनेशन हाइब्रिड मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की टैग टीम बनाई जा सकती है, उनको भी सर्जिकल एक्सपीरियंस दिया गया, सिखाया जाएगा कोर्स में, और फिर एलोपैथिस्ट के साथ में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ब्रिज कोर्स बनाए जा सकते हैं आयुर्वेदा टू एलोपैथी के रिलेटेड, ताकि एक जॉइंट ऑपरेबिलिटी उन दोनों स्ट्रीम के डॉक्टर्स की बन सके। देन एफिशिएंट एंड क्वालिटी रिफरल मैकेनिज्म्स, ग्रामीण एरिया के अंदर में, रूरल एरियाज में जहां पर में मेडिकल केयर नहीं मिलता है, वहां पर में एफिशिएंट रिफरल मैकेनिज्म हम बना सकते हैं, ताकि जिस किसी पेशेंट को स्पेसिफिकली जिस किसी चीज की जरूरत हो, उसी डॉक्टर के साथ में उसको कनेक्ट करके दिया जा सके। देन मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आइडिया है दोस्तों। मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इनको जो है वो हम सिलेक्टेड हेल्थ केयर एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत सारे देशों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, और भारत में बीच में इसके रिलेटेड एक 2010-11 में काफी डिबेट भी हुआ है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स हमारे पास में कम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अराउंड 3 to 4 इयर्स का स्पेसिफिक कोर्स बना सकते हैं, डिग्री कोर्स बना सकते हैं, जो डॉक्टर नहीं होगा लेकिन डॉक्टर के नीचे रहते हुए बेसिक पब्लिक हेल्थ रिलेटेड वो काम कर सके।
ठीक है, उसके अंदर में कुछ बेसिक चीजें जो है वो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उसके रिलेटेड भी वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन कर सकें, इतना उसको सक्षम बनाया जाएगा। तो अब ये एक तरीका हो सकता है टू ब्रिज दैट गैप ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। इस पर उस वक्त में काफी डिबेट हुआ था। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन देयर रोल एंड करियर प्रोग्रेशन along with clear standards and training। तो अगर हम ऐसे मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं इनको ट्रेनिंग दें, उनको उनका रोल डिफाइन करें, उनका करियर जो है वो चॉक आउट करें और उनके स्टैंडर्ड्स और ट्रेनिंग को जो है वो एम्फसाइज करें, तो उस केस के अंदर में ये भी एक अच्छा सोल्यूशन हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए हो सकता है और दुनिया के बहुत सारे देशों ने ऐसा किया भी है। चलिए अगला हम अब मीडिया के रिलेटेड कुछ इश्यूज डिस्कस करते हैं। कर्बिंग ऑन एयर बिगेट्री। बिगेट्री बेसिकली कहते हैं हेट्रेड। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस थी रिगार्डिंग द टाइप ऑफ कवरेज दैट वाज डन ऑफ द तबलीगी जमात इशू। तो कोरोना पैंडेमिक के वक्त में आप जानते हैं कि तबलीगी जमात इशू जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में चला था। उस वक्त में फॉरेन से आए हुए और भारत के कुछ तबलीगी जमात के एक्टिविस्ट ये दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के अंदर में थे और उस वक्त की सारी डिबेट जो है वो आप जानते हैं, लेकिन उसको जिस तरीके का कलर दिया गया उसके रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि कम्युनली चार्ज्ड और इन्फ्लेमेटरी कवरेज उस इशू को दिया गया। ठीक है, अब ये इस चीज के बारे में नहीं है कि वहां पर में वो जो गैदरिंग थी वो सही थी गलत थी या उसके एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर में जिस किस्म का स्लांट उसको दिया गया मीडिया द्वारा उसके रिलेटेड ये डिस्कशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि ऐसा इन्फ्लेमेटरी जर्नलिज्म जो है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर में इस इशू के ऊपर में किया गया है। ये सारा कवरेज जो है वो विशियस था और मोटिवेटेड था। विशियस मतलब जहर भरा और मोटिवेटेड मींस जानबूझ के किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल सरकार से पूछा है कि आपके पास में क्या मेजर्स हैं ऐसा कवरेज रोकने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से ये भी पूछा कि आपके पास में केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट है, इसके तहत आपने जो ये ब्रॉडकास्टर्स थे इनके ऊपर में क्या एक्शन लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी यहाँ पर में की। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। फिलहाल में न्यूज मीडिया के लिए वी हैव नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ये एक तरीके से सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म हमने इंप्लीमेंट किया है भारत में। मीडिया की आजादी, मीडिया के फ्रीडम को कर्ब ना किया जाए, इसलिए हमारे यहाँ पर में सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है फॉर ब्रॉडकास्टिंग कैसे चैनल्स। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इफेक्टिव नहीं है। सेंटर के पास में ऑलरेडी इसके सिलसिले में कोड है जिसमें सेक्शन 19 और सेक्शन 20 भारत सरकार को काफी सारे पावर्स देते हैं। इस सेक्शन 19 को इन्वोक करके भारत सरकार किसी प्रोग्राम के ट्रांसमिशन को रोक सकती है या जरूरत पड़े तो 20 यूज करके सारा ही चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट करने से रोका जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यह वार्न किया है कि अगर आप कोई स्टेप नहीं लेंगे क्लियर कट इस सारी चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए, ऐसा फिर से कवरेज ना हो इसके लिए, तो उस केस के अंदर में हमको ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरली ये थोड़ा सा कंसर्न दोनों साइड से है। यस, वैलिड जरूर है कि कवरेज जिस तरीके का था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। एट द सेम टाइम मीडिया की आजादी के ऊपर में भी लिमिटेशंस आना फ्रॉम आइदर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ये भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। हाँ, मीडिया जिस तरीके का आज है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लैक्यूनास हैं, उसको रिजॉल्व जरूर करना है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का या फिर जुडिशरी का उसके ऊपर में डायरेक्ट कंट्रोल होना ये फार फ्रॉम आइडियल है, ये भी हमको मानना होगा। ठीक है, तो सेंटर ने इस पे रिस्पांस सेंटर से मांगा गया था। सेंटर ने बल्कि कहा कि नहीं जी, कवरेज जो है वो बैलेंस था, उसके अंदर में कोई भी हमको इशू नहीं दिखा, न्यूट्रल कवरेज था। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये चीज जो है वो सेंटर का स्टैंड यहाँ पर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ऑब्वियसली सही नहीं लगा। सुदर्शन न्यूज केस, अब यहाँ पर एक केस स्टडी है सुदर्शन न्यूज की, जिसका एक प्रोग्राम जो था वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बहुत ही ज्यादा हेटफुल कवरेज वाला था। गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर चैनल को जो है वो कॉशन किया, ऐसा कोई एक्शन उसके ऊपर में नहीं लिया और उसको कॉशन किया या वार्न किया है कि आगे से जो है वो आप ऐसा कंटेंट जो है वो ना दिखाएं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर में जरूरत क्या है? जरूरत है दोस्तों हमको फ्री स्पीच और हेट स्पीच इसके बीच में डिफरेंशिएट करने की। ठीक है, हेट स्पीच के ऐसा हमारे यहाँ पर में कोई ऑफिशियल डेफिनेशन या व्याख्यान नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुदर्शन न्यूज केस के अंदर में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एम्फसाइज किया था कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्री स्पीच पर कोई भी लिमिटेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन फ्री स्पीच के नाम के नीचे हेट स्पीच को भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए।
अब वी रियली नीड टू हैव सिस्टम्स वेयर बाय इट्स कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि लाइन इज वेरी थिन और फ्री स्पीच को अपहोल्ड किया जा सके लेकिन हेट स्पीच को जो है वो रोका जा सके। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं हम। अगला इशू है रिगार्डिंग इंटरफेथ मैरिज। इंटरफेथ मैरिज के रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है इसके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे थे और हमारे लास्ट डिस्कशन के अंदर में हमने इसको डील किया है। इनफैक्ट लव जिहाद और ये सारा इशू भी जो है वो हम देख चुके हैं। इसलिए यहाँ पर आज के डिस्कशन में जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है हम उसी पर फोकस करेंगे और बाकी के जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले आर्टिकल के डिस्कशंस के अंदर में वो सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। देयर इज नो न्यू पर्सपेक्टिव। और ये चीज याद रखें दोस्तों, नोट्स के अंदर में मेरी नोट्स के अंदर में मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि पॉइंट्स एज फार एज पॉसिबल रिपीट ना हो, ठीक है, ताकि आपका काम जो है वो कम हो सके। अगर कोई इशू पहले कवर हुआ है और उसके अंदर में पॉइंट्स कवर हो चुके हैं तो फिर मैं उसके रिपीटेशन को अवॉइड करता हूँ। हाँ, अगर कुछ फ्रेश नया पर्सपेक्टिव मिलता है तो हम सिर्फ उतना लेकर के उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिछला आर्टिकल या उसके पहले के सेशंस जो है वो नहीं देखे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो जरूर देखें। अभी फिलहाल में न्यूज में ये इशू इसलिए है क्योंकि यूपी सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया है जो कि प्रोहिबिट करता है अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इनके तर्ज पर इनकी तरीके से ये लॉज जो है वो बने हुए हैं अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट टाइम देखा था ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स, ये हमारे यहाँ पर में काफी सारे स्टेट्स के अंदर में पास हुए हैं और इन स्टेट्स के अंदर में कन्वर्जन, जो फोर्सफुल कन्वर्जन या डिसीटफुल कन्वर्जन वगैरह हैं, इनको स्टॉप करने के प्रावधान भी बनाए हुए हैं। तो उत्तराखंड और हिमाचल इसके अंदर में खासतौर पे आप ये कह सकते हैं कि पाइनियर्स हैं। तो उसी तर्ज पर यूपी ने भी अपना ऑर्डिनेंस पास किया है। इसमें एक एडिशनल ग्राउंड यूज किया है विच इज एल्योरिंग इनटू मैरिज, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको ध्यान में रहे इसलिए पिछला डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर मैं जस्ट रिवाइज करता हूँ, ठीक है। देखिए, जब कोई कपल अक्रॉस रिलीजियस डिवाइड्स ये शादी करना चाहता है तो उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि वो किसी एक पर्सनल लॉ के तहत शादी करें। मान लीजिए कि हिंदू और मुस्लिम कपल है तो आइदर वो हिंदू पर्सनल लॉ के तहत शादी करें या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करें। लेकिन हिंदू या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अगर शादी करनी होगी तो उसमें लिमिटेशन ये है कि दोनों भी पार्टीज उस रिलीजन को मानने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं जनरली कपल्स कि वो लोग एक पार्टनर जो है वो रिलीजन को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर वो पर्सनल लॉ के तहत वो शादी कर लेता है, ठीक है। ये यहाँ पर में एक ही एस्पेक्ट है। अगर वो ये नहीं करना चाहते हैं, कन्वर्जन नहीं करना चाहते हैं, दोनों भी जो है वो अपना धर्म कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ऑप्शन है स्पेशल मैरिज एक्ट, SMA, स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसे कपल्स जो है वो शादी कर सकते हैं। उस केस के अंदर में कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं होता, कोई प्रोसेस नहीं होती और वो डायरेक्टली जो है वो बस सिग्नेचर करके अपनी शादी कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर में जो बात हो रही है दोस्तों वो एक इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्राउंड्स के रिलेटेड डिबेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक्ट जो है वो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए बनाया हुआ है और अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स के एक मींस में से एक मींस ऐड किया हुआ है एल्योरिंग इनटू मैरिज, ठीक है। तो अब ये पर्सनल लॉ के तहत अगर कोई शादी होती है फॉर एग्जांपल, वहां पर में अगर किसी महिला ने जो है वो अपना धर्म चेंज किया है तो उस केस के अंदर में पोटेंशियली ये जो है वो स्कोप ओपन हो जाता है कि कहीं उसके हस्बैंड ने जो है उसको मैरिज के एल्योर किया है मैरिज के तहत और फिर उसके जरिए उसका धर्मांतर किया है। ये सवाल वहां पर में जरूर क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं पर्सनल लॉ और SMA इन दोनों के ऊपर में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ रही हैं। अब यहाँ पर में ये ऑर्डिनेंस या इस किस्म के और भी स्टेट्स के अंदर में चीजें हो रही है, ये एल्योरिंग वाला प्रोविजन यहाँ पर आ गया। और SMA के अंदर में भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वहां पर में कैसे होता है, वहां पर में यू हैव टू हैव अ 30-day नोटिस, ठीक है। 30 दिन की नोटिस होती है। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम अगर कपल है, उन्होंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो मैरिज ऑफिसर है उसको अप्लाई किया, दोनों में से दोनों पार्टी अगर एक ही जिले के हैं तो उसी जिले में उनको अप्लाई करना होता है।
या अलग अलग जिले के हैं तो दोनों में से किसी एक के जिले में उनको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद में जो दूसरी पार्टी दूसरे जिले की है उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेज ऑफिसर को भी उसकी एक रिपोर्ट जाती है। ठीक है, और फिर नोटिस पीरियड के अंदर में इनकी सारी इंफॉर्मेशन, फोटो, नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर के सहित वो वहां के नोटिस बोर्ड के ऊपर में लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस ऑफिस में जा सकता है और वहां पर में जो रिकॉर्ड्स हैं, जो रजिस्टर्ड है, अभी मैरिजेस नोटिस पीरियड में है, उन रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है दोस्तों, एसएमए के अंदर में, इसको समझिए थोड़ा सा टेक्निकली। एसएमए के अंदर में इसको इसलिए किया गया है क्योंकि एसएमए के अंदर में देयर आर लिमिटेशंस ऑन हु कैन मैरी। ठीक है, मैरी कौन कर सकता है, इसकी लिमिटेशंस है। अगर वो क्राइटेरिया के अंदर में ये कपल नहीं बैठता है तो एसएमए के तहत वो मैरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैरिज ऑफिसर को तो पता नहीं चलेगा कि ये लोग एलिजिबल है या नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस रखी गई है ताकि अगर किसी को पता चल जाए कि ये व्यक्ति की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ठीक है, या इनके धर्म के हिसाब से, इनके धर्म में जो रिलीजन की ये कहेंगे मैरिज की डेफिनेशन है, उसके अंदर में ये लोग नहीं बैठते हैं, तो उस केस के अंदर में भी एसएमए में वो मैरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए ये नोटिस पीरियड रखा गया है ताकि उस बीच में कोई ऑब्जेक्शन ले और फिर उस मैरिज को अगर जरूरत पड़े तो रोका जा सके। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि एसएमए के तहत ये मैरी करने में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि वी कैन नॉट हैव अ ऑस्ट्रिच माइंडसेट हियर। हमारे यहाँ पर में ये सारी चीजें जो है वो सोशियो पॉलिटिकल उसके कॉन्टूर्स निकल कर आते हैं। ठीक है, और बहुत दफा राइट विंग पीपल ऑन आइदर साइड, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर में हो, वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि लोग जो है वो आपस में इंटर रिलीजन मैरिज करें। फिर ऐसे ऑफिस के ऊपर में खास तौर पे इसीलिए नजर रखी जाती है और फिर जो खास तौर पे लड़की है उसके घर तक जो है ये बात पहुंचाई जाती है, उस फैमिली के ऊपर में प्रेशर बनाया जाता है। ये नेचुरली उसके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। चूजिंग योर लाइफ पार्टनर इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एसएमए के तहत ये दिक्कत आ रही है। अब अगर यहाँ पर मैं कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पर में एल्योरिंग वाला मसला क्रिएट होता है। ठीक है, और जिस किस्म का सोशल प्रेशर क्रिएट होता है ऐसी केसेस के अंदर में, तो उस केस के अंदर में दिस कैन बी वेपनाइज्ड एंड वेपनाइज्ड इन अ वेरी पोटेंट एंड पावरफुल वे। ठीक है, अगर एक पार्टी को जो है वो प्रेशर डाल करके, खासतौर पे जैसा हमारे यहाँ होता है, उस लड़की के ऊपर में प्रेशर डाल करके फिर ये उसे कहलवाया जाए कि उसको एल्योर किया गया है इसके लिए, तो नेचुरली वो काफी डेंजरस सिचुएशन वहां पर भी क्रिएट हो सकती है। तो बहरहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज है, वी हैव अ लिबरल मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज जो है वो अपहोल्ड हो, उनको रिस्पेक्ट किया जाए। ठीक है, Further, this ordinance mandates prior declaration of intent to convert. अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो देखेंगे कि क्या सही में ये व्यक्ति विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी एल्योरमेंट ये कन्वर्ट कर रहा है या नहीं। अदर ग्राउंड्स, फोर्स, कोअर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस एंड डिसीट, ये भी ग्राउंड्स के ऊपर में अगर कोई कन्वर्जन होता है तो फिर वो इलीगल माना जाएगा और इसके लिए सजा जो है वो प्रेजेंट टर्म्स की है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो ये करेगा, मान लीजिए कि एक लड़का और लड़की इस तरीके के कपल जो है वो रिलेशन में है, तो उस लड़के को ये प्रेजेंट टर्म भी हो सकता है और उस लड़के को असिस्ट करने वाले लोगों को भी सजा हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो केस लॉज है दोस्तों। केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस पेपर 2 के लिए। आप एक अलग लिस्ट केस लॉज की बना के रखेंगे। ठीक है, स्टैनिस्लॉस केस 1977। स्टैनिस्लॉस केस के अंदर में पहले दोस्तों हमारे यहाँ पर में जो ट्राइबल स्टेट्स थे, ट्राइबल स्टेट्स हैं, ठीक है, ऐसे स्टेट्स के अंदर में एक ये बड़ा कंसर्न था कि मिशनरीज यहाँ पर में कन्वर्जन करवा रहे हैं, इसलिए इन स्टेट्स के अंदर में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स पास की गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर में उड़ीसा और एमपी, उड़ीसा सबसे पहले और उसके बाद में एमपी, यहाँ पर में ऐसे एक्ट्स पास हुए। अब एमपी याद रखिए उस दौर का मतलब छत्तीसगढ़ भी उसका पार्ट था, तो ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर में ज्यादा था। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट फिर इन स्टेट्स के अंदर में पास हुआ, विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू प्रोपगेट अ रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट टू प्रोपगेट अ रिलीजन, ये राइट जहां पर आपको अलाउड है, लेकिन उसके अंदर में राइट टू कन्वर्ट ये राइट आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, आप आपके धर्म का प्रचार प्रसार जरूर कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
अब कन्वर्ट करना मतलब क्या दोस्तों? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस दिया है, ठीक है? अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर से उसकी ज़मीर उसका आवाज़ देता है कि मुझे सो एंड सो धर्म फॉलो करना है, मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेरे अध्यात्म के लिए वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो आप बिल्कुल उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको फँसा करके या आपको कोई लालच दे करके या कुछ और तरीके से अगर आपको आपका धर्म छोड़ने पर मजबूर करता है, तो फिर उस केस के अंदर में वो कन्वर्जन है, ठीक है? दैट इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोपेगेट करना रिलीजन का ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन कन्वर्ट करना ये नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर में सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्जन फॉर मैरिज इसको इलीगल करार नहीं दिया। मतलब ये जो केस थी यहाँ पर हमने पर्सनल लॉ की देखी थी। अगर कोई दो व्यक्ति रिलेशनशिप में है, वो शादी करना चाह रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें की कन्वर्ट करती है ताकि फिर वो पर्सनल लॉ के तहत वो शादी करे, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टैनिस्लॉस केस के अंदर में इलीगल नहीं कंसिडर किया है, ठीक है? जबकि यहाँ यूपी का ऑर्डिनेंस क्या कर रहा है? यूपी का ऑर्डिनेंस यहाँ पर में इसको जो है वो इलीगल कंसिडर कर रहा है। ये एक नया ग्राउंड यहाँ पर में ऐड किया गया है। याद रखिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शाफिन जहान और हादिया केस ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आया था। बड़ी फेमस केस है, उस वक्त में बहुत डिबेट हुआ था इस केस पर। तो यहाँ पर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था that it is not constitutional to use marriage as a ground for prohibiting conversion, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर में एक लिबरल आप ये कह सकते हैं कि भूमिका ली है। अब ये जो यूपी का ऑर्डिनेंस है, इस पे कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला पुलिसिंग ऑफ प्राइवेट लाइव्स एंड बिलीफ्स ऑफ सिटीजंस। ये जो लॉ है ये लोगों के प्राइवेट लाइव्स के अंदर में इंटरफियर कर रहा है। इसकी वजह से डिस्कॉर्ड और कम्युनल डिवाइड्स जो है ये और ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है? जो पोलराइजेशन हम देख रहे हैं उसके अंदर में और इजाफा ही होगा। ऑल्दो जो लॉ है वो किसी रिलीजन न्यूट्रल है, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद आर्टिकल कहता है कि ये लॉ जो है वो स्पेसिफिकली टारगेटेड जो है वो एक इस्लामोफोबिक मेंटालिटी से किया हुआ है, ये आर्टिकल ने आर्ग्यू किया है। देन मैंडेटरी प्रायर डिक्लेरेशन। इस आर्टिकल में कहा, इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो उसको पहले उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है? वो डिक्लेरेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट होगा और फिर उसके बाद में डीएम डिसाइड करेंगे कि वेदर वो जेन्युइनली कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अब ये जो मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, इसको हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने 2012 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, ठीक है? इस तरीके से पहले कोई डिक्लेयर करे और फिर सरकार डीएम यानी ऑफ कोर्स सरकार का पार्ट, एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है उसको वेरीफाई करे और फिर वो चीज हो, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है ऑलरेडी, बट फिर भी ये यूपी के ऑर्डिनेंस का पार्ट है। ये स्टोरी और आगे चलेगी दोस्तों, तो आगे काफी ज्यादा ये इसके ऊपर में डिबेट्स चलेंगे, तो जैसे जैसे जहां जहां भी वो आएगा हम उसको कवर करते रहेंगे। जुडिशरी अमिड अ जुडिशियल स्लाइड अ फ्लिकर ऑफ होप। जस्टिस एपी शाह का ये आर्टिकल है, के आर्टिकल्स बड़े अच्छे होते हैं। जस्टिस एपी शाह बड़ी फेमस जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और लिबरल वॉइस इनकी रहती है हमेशा, द हिंदू में आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है? बहरहाल ये जो आर्टिकल था इनका, ये अर्नब गोस्वामी केस से रिलेटेड था और उसके रिलेटेड जो कुछ भी क्रिटिसिज्म है जो जुडिशरी के ऊपर में हुआ है, वो सारा हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, ठीक है? तो वो पॉइंट्स इस आर्टिकल में भी कॉमन थे, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं उनको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है? यू कैन रिफर टू माय अर्लियर लेक्चर एंड सी द नोट्स आल्सो। यहाँ पर मैं इस आर्टिकल में जो एक्स्ट्रा नया पर्सपेक्टिव मिला है या नई डेवलपमेंट मालूम हुई है, मैंने बस उसको यहाँ पर मैं इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है? जस्टिस शाह ने यहाँ पर में एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वटाली केस, इसका रेफरेंस दिया और इस रेफरेंस के अंदर में उन्होंने बताया कि ये केस जो है वो यूआपा 1967 का लॉ है और हमारा ये प्रीमियर एंटी आप ये कह सकते हैं कि टेररिज्म लॉ है, ठीक है? ये एंटी टेररिज्म लॉ है और यहाँ पर में इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डॉक्ट्राइन क्रिएट किया, तो ये जस्टिस एपी शाह ने बहुत कंसर्न के साथ में इसको रेज किया है। आर्टिकल जुडिशरी के रिलेटेड ही था। जस्टिस शाह कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्राइन, द अक्यूज्ड जिस पे ये इल्जाम लगा है कि उसने यूआपा कोई प्रिवेंटेड अनलॉफुल एक्टिविटी जो है वो की है, तो उस अक्यूज्ड को कस्टडी में रहना पड़ेगा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ट्रायल, मींस बेल का उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? बेल एप्लीकेशन अंडर यूआपा मस्ट प्रिज्यूम एवरी एलिगेशन मेड इन द एफआईआर टू बी करेक्ट। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर में सिर्फ यूआपा के लिए ये
प्रोविजन क्रिएट किया है कि किसी पर अगर यूआपा के चार्जेस लगे हुए हैं तो उस केस के अंदर में बेल उसको नहीं दी जाएगी ट्रायल पीरियड तक के लिए, और उसके ऊपर में लगा हुआ हर एक इल्जाम जो है वो एब इनिशियो सही माना जाएगा। उस व्यक्ति को फिर कोर्ट के अंदर में प्रूव करना होगा अदरवाइज। ये कहलाता है दोस्तों जुडिशरी में बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है यहाँ पर में? बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड पर है अगर यूआपा की केस है तो। नॉर्मली हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या दुनिया भर के हर लिबरल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पर होता है, अक्यूज्ड पर नहीं। ठीक है, यहाँ पर में रिवर्स किया गया है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जस्टिस शाह बताते हैं कि इसने एक लूपहोल क्रिएट किया है जिसका मिसयूज हो रहा है। ही इज सेइंग दैट डिसेंटर्स जिन्होंने भी डिसेंट किया है उनके ऊपर में सेडिशन और बाकी सारी चीजों के साथ साथ में यूआपा के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और यूआपा भले से उसके ऊपर में एविडेंस कितना ही कमजोर क्यों ना हो, यूआपा का चार्ज लगाया जा रहा है, और जैसे ही यूआपा का चार्ज लगता है तो वैसे ही फिर लोअर कोर्ट्स जो है वो बेल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूआपा के केस के अंदर में ट्रायल पीरियड के अंदर में आपको जेल में ही आपको रहना पड़ेगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर होगा। तो फिर नीचे की जो कोर्ट्स है ट्रायल कोर्ट्स, उनके लिए फिर ये चैलेंज क्रिएट करता है टू गिव बेल। ठीक है, तो एक अलग डायमेंशन रिगार्डिंग आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स यहाँ पर में क्रिएट हो रहा है। अब चलते हैं और कुछ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखते हैं। जो पिछले हफ्ते हमने देखा था आरसीईपी का इशू, वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और शायद एक आध हफ्ता और वो चलेगा। तो जहां कहीं भी कुछ नया उसमें मिलता है, बेसिक एस्पेक्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स जो भी मिलेंगे बस हम उनको ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, टीपीपी वर्सेस आरसीईपी। टीपीपी क्या था? ये अमेरिका लेड या अलायंस था व्हिच वाज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये अमेरिका और उसके अलाइज जो थे अक्रॉस ऑन आइदर साइड ऑफ द पैसिफिक, इन सभी ने मिलकर के ये नेगोशिएशंस इसके टीपीपी के स्टार्ट किए थे। देन अलोंग केम डोनाल्ड ट्रंप एंड ही डिड व्हाट ही डज बेस्ट, ही वॉकड आउट ऑफ इट आल्सो। तो टीपीपी इंक्लूड्स सेवरल रेगुलेटरी इश्यूज। सो अभी क्या स्टेटस है? अभी जापान जो है वो फिर भी जापान इज होल्डिंग फोर्ट, और टीपीपी जो है वो अभी भी कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। विद जो बाइडेन अराउंड, maybe you can see the revival also with America's involvement. लेबर, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और एंटी करप्शन, ऐसी चीजों के रिलेटेड टीपीपी के अंदर में रेगुलेटरी इश्यूज थे। These create regulatory barriers and impede trade flow. ठीक है, लेकिन ऐसा आपको आरसीपी के अंदर में नहीं दिखता। आरसीपी की केस के अंदर में जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट एक्सेस, ठीक है, इसको भी इंक्लूड किया गया है, और इसके साथ साथ ई कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, इनको भी इंक्लूड कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि टीपीपी से भी आगे या ज्यादा आप ये कह सकते हैं लिबरल आरसीपी है, जिसके अंदर में ये सारे एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड किए गए। ई कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन दोस्तों, ये अभी भी जो है डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स में इसका डिस्कशन होता है, ई कॉमर्स वगैरह का, और आरसीपी में ऑलरेडी उसको इंक्लूड किया गया है। आरसीपी लेकिन अभी भी इंडिया के लिए एल्योरिंग नहीं है, पुलिंग नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सम रीजंस वी हैव ऑलरेडी सीन लास्ट वीक, तो वो तो है ही, ये कुछ और फ्रेश उसमें पर्सपेक्टिव्स हम देख रहे हैं। सबसे पहला गुड्स ट्रेड, बिग स्ट्राइड्स टुवर्ड्स लोअरिंग ऑफ टैरिफ्स। जब गुड्स ट्रेड्स की बात आती है तो उस केस के अंदर में आरसीपी ने टैरिफ्स को रिड्यूस किया है। भारत ये नहीं चाहता है। ठीक है, जब बात सर्विसेज की आती है जो हमारी स्ट्रेंथ है, यहां पर लेकिन प्रोग्रेस शैलो है। यहां पर में जो है वो टैरिफ्स रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं भारत का इंटरेस्ट है सर्विसेज, वहां पर में आरसीपी में प्रोग्रेस नहीं है एज कंपेयर टू गुड्स, जहां पे इंडिया का इंटरेस्ट कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो इट इज अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट इन शॉर्ट। देन अनदर एरिया इज मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस। याद है कि हमारी सर्विस इंडस्ट्री डोमिनेट, इसके अलावा और क्या कंसर्न्स है भारत के लिए? Not only India's concerns have not been addressed, but also they have become more complicated during this process. खास तौर पे इंडिया और चाइना का जहां से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, वहां से नेचुरली आरसीपी इंडिया के लिए और ज्यादा मुश्किल हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो हम चाइनीज एप्स बैन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा चाइना की डिपेंडेंस कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये सारे इश्यूज भारत के लिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, और इसके चलते
आरसीईपी इमीडिएटली एटलीस्ट तो हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। अब इंडिया प्रीवियस एफटीएज एंड आरसीईपी, हमने इससे पहले जापान, साउथ कोरिया और आसियान इन देशों के साथ में हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने साइन किया है, ठीक है। ये सभी फिलहाल में हम रिव्यू कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग दिस अग्रीमेंट्स, क्योंकि भारत में भी एक डिबेट चली है कि हमको इन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जो है वो ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। ऑल्दो इकोनॉमिक सर्वे इस साल का क्लियरली कहता है कि इंडिया हैज benefited out of the FTAs, but some of our government functionaries have a different view, including our Minister of External Affairs. India's trade deficit also with these countries has increased sharply. तो इन सभी देशों के साथ में हमारा ट्रेड के अंदर में जो घाटा है वो भी बढ़ता गया है। Reasons for rising trade deficits, अब क्यों हमारे ट्रेड डेफिसिट राइज कर रहे हैं? डेफिसिट हमारे ओवरऑल ही फॉरेन ट्रेड के अंदर में राइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ एफटीए वाले देशों के साथ में ही हमारे डेफिसिट राइज हुए, इस ओवरऑल पूरे फॉरेन ट्रेड के अंदर में हमारे इंक्रीज हुए हैं। और इसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट वजह है इंडिया के जीडीपी में डाउनटर्न। जैसा आपने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टर में इस साल 23% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हमने जीडीपी के अंदर में देखा। ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि अराउंड 9% के आसपास में इस साल हमारा जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होगा इस फाइनेंशियल ईयर का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में बड़े पैमाने पे डिक्लाइन आया है और चाइना के ऊपर में हमारी डिपेंडेंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इन सभी चीजों के चलते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और उसके बाहर भी हमको डेफिसिट्स ट्रेड में दिख रहे हैं। फ्यूचर फॉर इंडिया, अब यहाँ से आगे क्या होगा? जापान और ऑस्ट्रेलिया जो इस डील का पार्ट है वो खास तौर पे चाहते हैं कि इंडिया भी ज्वाइन करे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आरसीईपी को, ठीक है। खास तौर पे इसलिए क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बिग प्लेयर है, साइज इंडिया की इकोनॉमी की बहुत ज्यादा है और हमारा डिप्लोमेटिक हिफ्ट ये भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और जापान और ऑस्ट्रेलिया दे आल्सो हैव इश्यूज विद चाइना, ठीक है। खास तौर पे कोरोना पेंडेमिक के बाद में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा बैड पैच में से चल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दे डेस्परेटली वांट इंडिया टू ज्वाइन एंड दे हैव लेफ्ट द डोर ओपन। हम कभी भी नेगोशिएशंस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। नाउ इंडियाज मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑफ, इज व्हाट दिस आर्टिकल्स टाइटल इज। India's mask of economic liberalism is off, is what this article says. चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है आर्टिकल। रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने डिसअप्रूव किया फ्री ट्रेड को और ग्लोबलाइजेशन को, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। आरसीईपी की बैकग्राउंड के अंदर में ऑफ कोर्स ये कमेंट को देखा गया है और फिलहाल में कुछ वक्त से हम टैरिफ्स भी बढ़ा रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस सब के चलते एक न्यू आप ये देख सकते हैं ओरिएंटेशन इंडिया के ट्रेड पॉलिसी के अंदर में देखने को मिल रहा है, ओके। अब ये जो स्टैंड है इंडिया का, या आप ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो कहा है, इस पर कुछ पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि आरसीईपी को ज्वाइन ना करके हमने अपनी साइन ऑफ वीकनेस बताई है, ठीक है। आरसीईपी को ज्वाइन ना करने से हम मार्जिन्स पर आ गए हैं, हाशिए पर आ गए हैं रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमी के। इस दौर में दोस्तों जहां WTO इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिक लो लेवल के ऊपर में पहुंच गई है, वहां पर में रीजनल अग्रीमेंट्स ही आपके ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। खास तौर पे आज के इस दौर में जहां पर में ग्लोबल वैल्यू चेन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वहां पर में स्पेसिफिकली ये रीजनल अग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। India's competitors who are also part of it have an advantage. अब चाइना या और दूसरे जो कंट्रीज हैं जिनके साथ में हम compete कर रहे हैं, वो ऐसे एग्रीमेंट्स का पार्ट है और इस वजह से ट्रेडिंग एडवांटेज उनको डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। क्लोज नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेकंड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। इंडियन इकोनॉमी एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज कंपैरेटिवली ये ज्यादा क्लोज्ड है और इसके चलते जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कर रहे हैं ये उसके साथ में कोहेरेंट नहीं है। He also contradicts our economic survey. भारत सरकार का ही इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमको फायदा हुआ है और जो हमारे मिनिस्टर है वो कह रहे हैं अदर वे राउंड। इट ओवरलुक्स इंडियाज क्रिटिकल बॉटलनेक्स। हम अपनी कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर में नजर नहीं डालते, ठीक है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रेगुलेशंस, ठीक है, हमारे पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस ये बहुत लो है।
मेरा इकोनॉमिक सर्वे का जो डिस्कशन है दोस्तों मेन सीरीज का, उसको आप जरूर देखिए, मैंने इस पर बहुत डिटेल में बात की है। और साथ ही हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लैकिंग है, इकोनॉमी के अंदर में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो हमने नहीं किया है। ठीक है, लास्टली इंडिया ने काफी ज्यादा बेनिफिट किया है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के चलते। 1991 के बाद में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो काफी फास्ट तरीके से बढ़ी। ज्यादातर वक्त के अंदर में हम 2000s के बाद में 8% के आसपास में रेट से हमारी ग्रोथ होती रही। और अरविंद पनगड़िया, ये जो खुद एडवाइजर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, ये लिखते हैं कि पॉवर्टी हमने रिड्यूस की है फ्रॉम 40% टू 20% सिर्फ 5-6 साल के इस पीरियड के अंदर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड की वजह से भारत को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज वल्नरेबल सेक्शंस। ये आर्टिकल है का टाइटल है मशीन होल, और ये आर्टिकल डील करता है प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग से। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि 375 वर्कर्स की मौत हुई है while cleaning septic and sewer tanks in the period of 2015 to 19। इस छोटे से पीरियड में तकरीबन 5 साल के 375 वर्कर्स की ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस करते हुए डेथ हुई है। अब तक हमने अक्सर देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलक्टेंट होती है टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, अब कम से कम हम ओपननेस या विलिंगनेस देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इशू था अनविलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड रीहैब द मैनुअल स्कैवेंजर्स। ऑल्दो हमने ऑलरेडी ये एक्ट पास कर दिया था 2013 में, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैब एक्ट। ठीक है, ये एक्ट सिर्फ ना ही सिर्फ प्रोहिबिट करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग को, बल्कि वो ये भी कंपलसरी करता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने आइडेंटिफाई करना चाहिए इन लोगों को, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए ताकि वो कोई और इकोनॉमिक प्रैक्टिस के अंदर में वो लगे, और उसके बाद जो है वो अपनी ये जो ट्रेडिशनल उनका वोकेशन है इसको वो छोड़े। ग्राउंड सिचुएशन लेकिन इससे बहुत अलग है। ऑल्दो गवर्नमेंट्स ने मैनुअल स्कैवेंजर्स को डायरेक्टली एम्प्लॉय करना बंद कर दिया होगा, लेकिन अक्सर ऐसे जो टास्क है वो आउटसोर्स किए जाते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर में भी हम देखते हैं कि ये हाउसकीपिंग वगैरह के काम जो है वो आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, और फिर ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये एंगेज करते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स को। अक्सर ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लाई बाय द नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब छोटी मोटी फर्म बना ली, कुछ दिनों तक काम कर लिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं। ये लोगों के पास में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, नो एक्शन इज टेकन इन केस ऑफ लॉस ऑफ देयर लाइव्स आल्सो। ना रिकॉर्ड है, ना डिटेल्स है, और ना ही कोई अगर डेथ हो जाती है तो उसके केस के अंदर में कोई एक्शन लिया जाता है। ठीक है, इसलिए अब इस लॉ के अंदर में चेंज करने की बात हो रही है। इस लॉ के अंदर में ज्यादा पावर देने की बात हुई है। मैन होल को रिप्लेस किया गया है विद द वर्ड मशीन होल। तो मैन होल टू मशीन होल ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक तरीके से एटीट्यूड और प्रायोरिटी का भी चेंज दर्शाता है। सरकार जो है वो 24/7 हेल्पलाइन बनाना चाह रही है, ताकि कहीं भी अगर इसका वायलेशन होगा तो उस केस के अंदर में उसको इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर में चैलेंजेस क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी इज डिफिकल्ट इन दिस प्रोसेस। मैनुअल स्कैवेंजिंग ये जो प्रक्रिया है या ये प्रथा है, ये कास्ट, इकोनॉमिक क्लास या इनइक्वालिटी, और उसके साथ साथ में इनएडिक्वेसी ऑफ अ सीवेज सिस्टम, तो ये सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए किसी एक एस्पेक्ट को डील करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, और खास तौर पे सोशल हायरार्कीज को नजरअंदाज करके बिल्कुल नहीं किया जा सकता। whether we like it or not or accept it or not, this practice is linked to the caste system। ठीक है, वोकेशन जो है ये स्पेसिफिकली सर्टेन कास्ट का जो रहा है, वही लोग बेचारे जो है अभी भी इस वोकेशन के अंदर में फंसे हुए हैं, और इसलिए इसको सिर्फ टेक्नोलॉजी या लीगल एस्पेक्ट से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। वी नीड टू गेट इनटू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट आल्सो। इसके अलावा डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक्स, सिंगल पिट सेप्टिक टैंक्स अक्सर बनाई जाती है, और ये सिंगल पिट सेप्टिक टैंक जब बनता है तो उस टैंक के अंदर में फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग को कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इवन जब हमने स्वच्छ भारत अभियान इंप्लीमेंट किया है, उसके अंदर में भी कई जगह पर में ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ कि सिंगल पिट टॉयलेट्स बनाई गई। तो एक तरफ तो हम स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रैक्टिस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमको डिजाइन के ऊपर में भी इफेक्टिवली काम करना होगा। ठीक है,
Machines often are too big to enter narrow lanes, especially in dense urban areas. तो हमारे एक स्पेशल प्लानिंग, स्पेशल SPATIAL स्पेशल प्लानिंग भी जो है हमारी, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से मशीन्स का एक्सेस नहीं हो पाता है सेप्टिक टैंक्स तक, और फिर मजबूरन वहां पर में मैनुअल स्कैवेंजिंग को कोई ऑप्शन नहीं रहता। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने इसीलिए रिसेंटली फैसला किया है कि वो जो भी फंड्स इस सेक्टर के अंदर में होंगे, वो डायरेक्टली इस सेक्टर के प्रैक्टिशनर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स खरीद सकें। ठीक है, अक्सर ये फंडिंग दी जाती है लेकिन उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि डायरेक्टली प्रैक्टिशनर्स को ही ये पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो ग्लव्स हो सके, बूट्स हो सके, या और जो दूसरे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे वो सारी चीजें खरीद सकें। वे अहेड कुछ सजेशंस इस पर। सबसे पहला डेटा, वर्कर्स जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका डेटा हमारे पास में कलेक्ट होना चाहिए। वी नीड सिस्टम्स टू प्रिवेंट पिल्फरेज, जो भी इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं वो लोगों तक पहुंचे, एंड इंश्योरिंग मशीन्स रीच द राइट हैंड्स। ये कुछ सजेशंस हम उसमें दे सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, चाइना रिलेटेड एक इशू, एंड दिस टाइम नॉट अबाउट बॉर्डर क्लैश, दिस टाइम अबाउट द इशू ऑफ डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना और भारत को हम कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो दोनों की भी केस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखती हैं, और एक बड़ी सिमिलैरिटी है हमारा वाटर रिलेटेड स्ट्रेस। चाइना में दुनिया का 20% पॉपुलेशन है, लेकिन वाटर रिसोर्स सिर्फ 7% है। सिवियर पोल्यूशन इस वाटर के अंदर में हुआ है, बोथ ग्राउंड एज वेल एज सी लेवल। और इसमें भी साउथ का जो रीजन है चाइना का, ये वाटर रिच है। ठीक है, तो यहाँ पर में जिसको हम कहते हैं ना येलो वैली सिविलाइजेशन का एरिया, येलो वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है, ये यहाँ पर में आप देखते हैं कि वहां पर में वाटर जो का प्रोपोर्शन ज्यादा है, जबकि नॉर्दर्न जो एरिया है, जो मंगोलिया से सटा हुआ है, वहां पर में आप देखते हैं कि वाटर का अवेलेबिलिटी स्ट्रेस्ड है। भारत भी इससे कुछ अलग नहीं है, 17% पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर में, लेकिन सिर्फ 4% वाटर रिसोर्स दुनिया का भारत में मिलता है। कॉन्सिक्वेंटली वाटर स्ट्रेस इज अ बिग प्रॉब्लम। बोथ कंट्रीज हैव नाउ प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकेजेस। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हमारे यहाँ पर भी देखिए, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो राजस्थान में सूखा होता है, ठीक है? या अगर साउथ में चेन्नई के अंदर में फ्लड आया हुआ है तो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में सूखा है। तो अब इस सब के लिए सोल्यूशन एक जो बहुत दशकों से डिस्कस किया जा रहा है वो है इंटर स्टेट रिवर वाटर लिंकेजेस। तो चाइना में भी इसी किस्म के प्लान के ऊपर में काम किया जा रहा है। चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना की स्ट्रेटेजी है कि साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट किया जा सके विद कैनाल्स, एक्विडक्ट्स एक्सेट्रा। तो साउथ से पानी को बहा कर लेके जाया जा सके नॉर्थ की तरफ। और इसीलिए मेकोंग जो नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज को और मेकोंग को खुद भी चाइना ने जो है वो ब्लॉक किया है, उस पर डैम्स बनाए हैं, और वहां से फिर वो पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब नेचुरली जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओ है, कंबोडिया है, इन स्टेट्स के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर में ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डैमेज क्रिएट कर रहा है। भारत के लिए यहाँ पर में कंसर्न है चाइना का प्लानिंग ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको चाइना में बेसिकली टिबेट में कहना चाहिए कि यार्लन या सैंगपो भी कहा जाता है। इस पर चाइना ने बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, और बहुत सारे और इन प्रोसेस है या प्लान है। ठीक है, अब इससे भारत नेचुरली कंसर्न है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो भारत की नीचे ब्रह्मपुत्र बेसिन पर होगा या हो ही रहा है। ठीक है, सिल्ट जो ब्रह्मपुत्र नदी बहा कर लेकर आती थी और फिर उसको प्लेन्स के अंदर में नीचे वो बिछा देती थी, तो उसकी वजह से भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होता था। अब वो सारा सिल्ट जो है वो डैम्स के अंदर में रुक जाएगा, तो नेचुरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। इसके साथ साथ में ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो इकोलॉजी है ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। ये दुनिया के 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स में माना जाता है। अब यहाँ पर वाटर फ्लो जब अफेक्ट होगा तो नेचुरली ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। साइक्लिक रिस्क, चाइना जो है वो फेमस है बड़े डैम्स बनाने के अंदर में। चाइना की स्ट्रेटेजी बिग डैम्स की है, इसमें खासतौर पर बहुत फेमस है थ्री गॉर्जेस डैम। ठीक है, कभी पढ़िएगा इसके बारे में। तो थ्री गॉर्जेस डैम या ऐसे और दूसरे डैम्स जो है वो चाइना बनाने की हमेशा जो है वो कोशिश करता है, और ये फिर साइस्मिक रिस्क क्रिएट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर में प्लेट टेक्टोनिक्स और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस को अगर इफेक्टिवली ध्यान में उसको ना रखा जाए तो वहां पर में फिर साइस्मिसिटी एक्टिव होती है, और फिर अर्थक्वेक के ट्रेमर्स उसमें से रिलीज हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं डैम्स के अंदर में इसके चलते, और फिर नीचे बुलेट की तरीके से पानी बहता हुआ आ सकता है, ड्राउनिंग द विलेजेस डाउनस्ट्रीम। It can obviously cause and is already causing water security related issues. पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो नीचे कम हो सकती है।
और फिर याद रखें यही नदियां जो है वो नीचे बहकर बांग्लादेश में भी जाती है, तो बांग्लादेश के लिए भी ये चैलेंज है। इट मे ऑल्सो अफेक्ट फ्लो ड्यूरिंग द बायलैटरल टेंशंस। अब चाइना जानबूझकर भी यहाँ पर में डैम्स में पानी अड़ा कर रख सकता है, जबकि कोई इंडिया और चाइना के बीच में कोई डिप्लोमेटिक कोई अगर वहां पर स्टैंड ऑफ या ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये था दोस्तों इशू रिगार्डिंग दी डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। Now let us take the next aspect. Next article is dealing with freedom of speech, and it was an editorial in the Hindu titled "Overboard, Overboard." This was in context of the Kerala government's decision or its ordinance regarding control on free speech. Fortunately, good sense has prevailed, and Kerala has put this ordinance in abeyance. It basically proposed to curb free speech by giving power to police to arrest anyone expressing or disseminating any matter that may be deemed threatening, abusive, humiliating, or defamatory to a person or class of persons in any manner. So we'll read the definition again. It gave powers to police to arrest anyone expressing or disseminating any matter deemed threatening, abusive, humiliating, or defamatory to a person or class of persons in any manner. This is what the ordinance said. Now, naturally, you can see that the way the ordinance has been worded, it leaves a lot of scope for interpretation. And when there is a lot of scope for interpretation, there is always a scope for misuse. So here also, we can see that the law is basically draconian and not properly conceived. It is vaguely defined, and further, the offense has been made as a cognizable offense. Okay. When do we say cognizable offense? When no warrant is needed for arrest. It further increases the prison term of defamation over and above what the IPC says. IPC में 2 years की punishment कही गई थी, इस केरला के लॉ के अंदर में उसको 3 years बना दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स को भी इग्नोर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, ठीक है? It also contradicts Supreme Court judgment on criminal defamation. क्रिमिनल डेफेमेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति डिफेम्ड है, मतलब जिसको इसका इफेक्ट हुआ है, वही व्यक्ति केस को लगा सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर में उस चीज को भी हटा दिया गया है एंड एनीबडी कुड परस्यू द मैटर. It also ignores Supreme Court's verdicts on laws of defamation. Anyways, that's a repeat. ठीक है? इससे पहले लैंडमार्क केस, श्रेया सिंघल केस, ठीक है? ये एक और अच्छा और इम्पोर्टेंट केस लॉ है दोस्तों. मैंने आज आपको 3 केस लॉस बताए. एक था स्टैनिस्लॉस केस, ठीक है? दूसरा था हादिया केस, केरला का 2018 का, और तीसरा है ये श्रेया सिंघल केस. श्रेया सिंघल केस इज अ वेरी फेमस केस. In this case, Supreme Court had struck down Section 66A of the IT Act. Okay. This section had criminalized sending any message via computer resource. अब यहाँ पर ये important था क्योंकि IT Act के तहत था ये. तो via computer resource जब ऐसा कुछ किया जाएगा, ठीक है? कैसा मैसेज जो ऑफेंसिव हो, menacing हो, annoyance cause करे, inconvenience create करे, danger, insult, injury या intimidation करे, तो ऐसे मैसेज को भेजना ये क्रिमिनलाइज माना गया था अंडर सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट ये सेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइडली डिफाइंड है और इसकी वजह से इनोसेंट्स को इसके अंदर में लाया जा सकता है, ठीक है? इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन किया और इसको अगेंस्ट वैल्यू ऑफ फ्री स्पीच माना गया. केरला का सेक्शन 118 ऑफ आईपीसी ये भी इसी जजमेंट के तहत इलीगल माना गया था या स्ट्राइक डाउन किया गया था. तो याद रखिए दोस्तों, इसको अपनी नोट में कहीं ऐड करके रखिएगा, श्रेया सिंघल केस, और इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ के रखिए. आगे चलते हैं और अब हम ब्रू रिलेटेड इशू देखते हैं. नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर में दोस्तों वायलेंट प्रोटेस्ट हुई ओवर द इशू ऑफ सेटलमेंट ऑफ ब्रू ट्राइबल्स. रीजन क्या है इस प्रोटेस्ट का? 37,000 Brus who had fled from Tripura, who had fled to Tripura from Mizoram on account of ethnic clashes. Okay? ये 37,000 लोग वहां पर में त्रिपुरा के अंदर में रह रहे थे, ठीक है? त्रिपुरा में रहते हुए ये जो भागकर आए थे या फ्ली करके आए थे मिजोरम से बिकॉज ऑफ एथनिक क्लैशेस, इनको सेटल करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी या एक मूवमेंट चलाई गई थी, ठीक है? इसके लिए फिर सेंटर और दोनों स्टेट्स यानी मिजोरम और त्रिपुरा इन सब ने मिलकर के एक सेटलमेंट प्लान बनाया. ये 37,000 ब्रूज में से
अराउंड 5,000 के आसपास में ऑलरेडी वापस जा चुके हैं इनटू मिजोरम। रिमेनिंग अराउंड 32,000 जो है वो त्रिपुरा में ही बाकी है। अब ये 32,000 जो है वो रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर में रह रहे थे। अब इन रेफ्यूजी कैंप्स में से उनको एक परमानेंट सेटलमेंट करना ये एक मेजर इशू था। इसलिए सेंटर और दोनों स्टेट्स इन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला और उन्होंने अलाउ किया इन ब्रूज को त्रिपुरा के अंदर में ही सेटल होना। ठीक है, और इसके लिए एक प्लान बनाया गया। इस प्लान के तहत 12 सेटलमेंट स्पॉट्स बनाए जाने थे 6 जिलों के अंदर में, जहां 300 ब्रू फैमिलीज ईच, ठीक है, मतलब एक एक सेटलमेंट में 300 फैमिलीज रखी जाएगी। इनको लैंड, कैश, हाउसिंग, रेशन वगैरह वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ये अग्री किया गया था इस प्लान के अंदर में बिटवीन सेंटर एंड बोथ द स्टेट्स। फिलहाल में जो नॉर्थ त्रिपुरा है, यहां पर में कंचनपुर में ये प्रोटेस्ट उठी है बाय बंगाली एंड मिजो ग्रुप्स। ठीक है, इन प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स का कहना है कि जो प्लान बनाया गया था उसको फ्लाउट किया जा रहा है। ठीक है, प्लान था जैसे मैंने आपको यहाँ पर में प्लान बताया। ठीक है, लेकिन अब वो ये रहा है कि 6 साइट्स आउट ऑफ 12 आर कमिंग आउट इन कांचनपुर अलोन। ठीक है, जबकि क्या होना था, ये 12 सेटलमेंट्स बनने थे 6 अलग अलग जिलों में। तो 12 में से आधे यानी 6 एक ही जगह पर हो रहे हैं, ये प्रोटेस्टर्स का मानना है। और इसकी वजह से प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस प्लस प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्स और लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि दोस्तों ये ब्रू है कौन और ये सारा मसला है क्या? ब्रूज दोस्तों एक्चुअली ये एक इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट की। ब्रूज या इनको रियांग्स भी कहा जाता है, REANGS। 1947 में ये हुआ था दोस्तों कि त्रिपुरा में एक डैम बनाया जा रहा था और इस डैम के चलते बहुत सारे ये लोग ब्रूज ये डिस्प्लेस हो गए और इनमें से अक्सर लोग जो है वो जाकर के मिजोरम में बस गए और फिर वहां पर में अगले 40-50 साल तक करीब करीब वो लोग रहते हैं। 1990s लेट 90s आते आते एक मोबिलाइजेशन और काउंटर मोबिलाइजेशन दोनों साइड से बाय द ब्रूज एज वेल एज लोकल मिजो शुरू हो जाता है और इस मोबिलाइजेशन काउंटर मोबिलाइजेशन के अंदर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई 1997 में। इस 1997 की कॉन्फ्लिक्ट के चलते ब्रूज को पलायन करना पड़ा, फ्ली करना पड़ा और वो जाकर के उसमें से बहुत सारे अक्सर लोग जो है वो फिर से त्रिपुरा में बस गए, क्योंकि ओरिजिनली वो त्रिपुरा से आए हुए थे ये कहा जाता है। इस वजह से वहां पर में ही ज्यादा सेफ्टी रहेगी, ये उन्होंने उस वक्त में सोच करके वहां पर में रिहेबिलिटेशन या वहां पर में जाकर के वो सेटल हो जाते हैं। और फिर वहां से आगे लेकर के 97 से लेकर के अब अंटिल वेरी रिसेंटली ये डिबेट चलता रहा कि ब्रूज का फ्यूचर क्या होगा, whether they should be settled in Tripura itself or they should be sent back to Mizoram। कई हजार, अराउंड 5,000 के आसपास में ब्रूज जो है वो मिजोरम में जाकर के भी सेटल कर दिए गए थे। भारत सरकार ने सरकारों ने जो है उस वक्त में उनको कुछ उसके लिए इंसेंटिव्स भी दिए थे। बहरहाल तो ये है इशू रिगार्डिंग द ब्रू कम्युनिटी। इसके बाद अगला आर्टिकल है दोस्तों इन कंटेक्स्ट ऑफ साइक्लोन निवार। कुछ बेसिक पॉइंट्स है इसके अंदर में। निवार साइक्लोन के अंदर में फॉर्चुनेटली ह्यूमन कैजुअलिटी लो रही, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी और फार्मिंग को डैमेज जो है वो बहुत मैसिव था। इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें ये थी कि हमने काफी अच्छे से एम्फसाइज किया ऑन अलर्ट्स एंड वार्निंग्स, तो मैसेज लोगों तक पहुंचना ये ज्यादा बेहतर हुआ। आईएमडी की फोरकास्टिंग भी काफी इंप्रूव हुई है, ये नजर आया। और एनडीआरएफ और डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट, ये सारी चीजें मैनेज करने में हम काफी सक्षम रहे। लेकिन अब बहुत सारे लार्जर चैलेंजेस अभी बहुत सारे लार्जर चैलेंजेस जो है वो बाकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई के अंदर में या और भी दूसरी सिटीज में हम ये देखते हैं कि फ्लड प्लेन्स का लॉस हुआ है। नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो फ्लड प्लेन्स का एरिया होता है। जब भी नदी ओवरफ्लो करती है तो उन फ्लड प्लेन्स को वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर में चेन्नई के अंदर में और भी बाकी शहरों के अंदर में हमने एक्सेसिव अर्बनाइजेशन किया है, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ गए हैं। वेटलैंड्स के ऊपर में हम एनक्रोच कर जाते हैं। ठीक है, चेन्नई के केस में तो जो चेन्नई का एयरपोर्ट है वो अडियार जो नदी है उसके फ्लड प्लेन के अंदर में बना हुआ है। तो अक्सर जब चेन्नई में फ्लडिंग होती है तो पहले वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू गेट फ्लडेड इज द एयरपोर्ट। एनक्रोचमेंट ऑन वेटलैंड्स जो है वो सोकिंग का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, होल्ड बैक करते हैं। और इसीलिए मैंने अपने 3-2-1 सीरीज में स्पॉन सिटी की कंसेप्ट भी डिस्कस किया था। वहां पर मैं वेटलैंड्स बनाना
मेंटेन करना, उसके इम्पोर्टेंस को जो है वो सेंट्रल रखा जाता है। आपने तो उल्टा किया है, वेटलैंड्स के ऊपर एनक्रोच किया है, उसको रिक्लेम किया है, वहां पर सोसाइटीज बना दी है, और नेचुरली फ्लडिंग के अंदर में ये फिर बहुत ही वल्नरेबल हो जाती है एरियाज। पॉलिटिकल रोल इन लैंड ग्रैब्स, लैंड ग्रैबिंग के अंदर में पॉलिटिशियंस जो है वो बहुत एक्टिव रहे हैं, पूरे भारत में इस चीज को जो है वो हमने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो चूंकि लैंड इज अ वेरी वेरी प्राइम एसेट, और लैंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हैंडसम रिटर्न्स देती है, तो पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी के साथ में अक्सर लैंड ग्रैब्स अर्बन एरियाज के अंदर में हुई है। Then lack of data on annual flooding patterns, हमारे यहाँ पर में अभी भी फ्लडिंग पैटर्न के ऊपर में इफेक्टिवली डेटा मेंटेनेंस, उसका प्रोसेसिंग, उसके ऊपर से कुछ एक्शनेबल एजेंडा निकालना, ये सारी चीजें लैकिंग है। इनडिफरेंस टू लैंड यूज लॉज, लैंड यूज के हमारे यहाँ लॉज तो बहुत अच्छे हैं कि हम स्पेशल पैटर्न कैसे रखेंगे सिटीज का, कहाँ पर में क्या बनना चाहिए, कौन से एरियाज के अंदर में कितने हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्क वगैरह रिलेटेड लॉज ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। एंड लैक ऑफ बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हैं, सुवेज है, सुवेज खास तौर पे हैदराबाद में हमने देखा कि जो सुवेज सिस्टम है वो चरमरा गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये हम कुछ कॉमन चैलेंजेस इसके अंदर में बोल सकते हैं। ठीक है? इसके आगे दोस्तों अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग आधार एंड ज्योग्राफिक टैगिंग। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है, बेसिक पर्सपेक्टिव एक कॉमन सिंपल ही है। इंडिया इनको अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप है। अभी भी जो हमारे डेटा सेट्स हैं उसमें इंक्लूजन एरर्स हमको दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीएम किसान योजना के अंदर में बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो पुअरेस्ट हाउसहोल्ड्स के नहीं हैं। ठीक है, इसके बावजूद वो हम इस सेट को यूज करते हैं टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ ड्यूरिंग द कोरोना लाइक पैंडेमिक। तो अब क्या हुआ कि हमने इफेक्टिव टारगेटिंग नहीं की, बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको जरूरत नहीं है उनको हमने हेल्प की, वही पैसा हम कहीं और यूज कर सकते थे ऐसे लोगों के लिए जिनको ज्यादा जरूरत है। वैसे ही अगला टाइप का प्रॉब्लम है एक्सक्लूजन एरर्स। एक्सक्लूजन एरर्स मतलब क्या? पीएम किसान एक्सक्लूड्स एग्रीकल्चर लेबरर्स। अब पीएम किसान में वही आएगा जिसके नाम पर जमीन है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लेबर के नाम पर तो जमीन नहीं होती, तो वो पीएम किसान के डेटा सेट में पार्ट नहीं है, लेकिन जरूरत तो उसको उतनी ही है, मे भी शायद ज्यादा होगी किसान से, तो उनके रिलेटेड डेटा फिर हमारे पास में नहीं होता। ठीक है, अक्सर हमारे जो क्राइटेरिया के रजिस्टर्स होते हैं वो किसी न किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बने होते हैं, और इसकी वजह से वल्नरेबिलिटी को ट्रैक करना ये हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम आधार लिंकेज अलोंग विद जियोग्राफिक टारगेटिंग इसको इंक्लूड करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पुणे के अंदर में किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो अब वहां पर में जो स्पेसिफिक लोग रह रहे हैं, इफेक्टिवली हमारे पास में उनको ट्रैक करने का मैकेनिज्म होना चाहिए और डायरेक्टली उनके अकाउंट में हम पैसा भेज सकें। ये बेसिकली उसका इंटेंट है। तो आधार तो है, लेकिन हमारे पास में सेकंड एस्पेक्ट क्या है? ज्योग्राफिकल टारगेटिंग, ये हमारे पास में नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू, सो दैट ऐसे किसी डिजास्टर में, और डिजास्टर्स यहाँ से आगे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे डिजास्टर्स के केस में इफेक्टिव टारगेटिंग के लिए वी नीड दिस ज्योग्राफिकल डायमेंशन। ठीक है, अब इसमें एक कंसर्न जरूर बन जाता है, और वो कंसर्न है प्राइवेसी का, कि अगर हम ज्योग्राफिकल टारगेटिंग करेंगे तो नेचुरली उसके अंदर में प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो क्रिएट होगी, क्रॉप अप होगी। तो अब प्राइवेसी को डील करने के लिए सोल्यूशन क्या है कि हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ना लें, जनरल इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कौन से एरिया में वो व्यक्ति रहता है, उसका पूरा एड्रेस नहीं, लेकिन वो कौन से एरिया में रहता है, इसके रिलेटेड डेटा हमारे पास में होना चाहिए। तो इतना भी अगर हम कर पाए तो फिर डिजास्टर्स को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हम डील कर पाएंगे। इसके बाद अगला आर्टिकल है दोस्तों रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की कंटेक्स्ट में है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी नीड टू रीइमेजिन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सो दैट वी कैन मेक आवर सिटीज एंड टाउन्स हेल्दी एंड लिवेबल। कोरोना के कंटेक्स्ट में दोस्तों हमने देखा कि सिटीज कितनी वल्नरेबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स ऑब्वियसली हमारी बड़ी सिटीज में निकल कर आए हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे एक वक्त में जो है वो लीड कर रहा था, तो ये सिटीज जो है
वहां पर में कोरोना का इम्पैक्ट ज्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पर डेंसिफिकेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स प्रैक्टिस करना मुश्किल है। तो इसने एक्सपोज किया है हमारी सिटीज की ये वल्नरेबिलिटी। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वी नीड टू हैव गुड अफोर्डेबल हाउसिंग। हाउसिंग ना होने की वजह से लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और फिर वहां पर में ऐसे डिजास्टर्स जब होंगे तो फिर कैजुअलिटी रेट्स जो है, इन्फेक्शन रेट्स, ये सारी बहुत हाई होती है। सेकंड, वी नीड वेल डिजाइन्ड रेंटल हाउसिंग। ये बहुत जरूरी है माइग्रेंट लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। माइग्रेंट लेबर जो दूर दराज से आते हैं यहाँ पर में बड़े शहरों में काम करते हैं, वो हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे हाउसिंग मॉडल्स बनाना जरूरी है जो कि रेंट बेस्ड हो। ठीक है, जैसे मुंबई के अंदर में दोस्तों चॉल सिस्टम आपने देखी होगी। अब तो खैर नए नहीं बनते, लेकिन पुरानी चॉल्स मुंबई में अभी भी बहुत सारी बाकी हैं। तो ये चॉल सिस्टम क्या था दोस्तों? मुंबई के अंदर में जब ये हमारी सारी मिल्स बनी, क्लॉथ मिल्स, तो कोकन से बहुत सारा लेबर उठ करके मुंबई आया। बाकी भारत से भी आया, लेकिन कोकन से बहुत बड़ा सेक्शन आया। ठीक है, अब इन लेबर्स को अकोमोडेट करने के लिए ये ब्रिटिश पीरियड के अंदर में ये चॉल वाला मॉडल बना। ठीक है, ताकि लोगों को रेंटेड अकोमोडेशन जो है वो मिल सके। आजादी के बाद में हमने क्या किया, वो एक्ट्स को चेंज किया और एक्ट्स को चेंज करने के बाद में फिर इस किस्म के जो मॉडल्स थे, जो रेंट एकोमोडेशन वाले मॉडल्स थे, उनको डिस्करेज किया गया। और उसकी वजह से आज हमारे पास में एकोमोडेशन के लिए जो है ऐसे स्पेसिफिक मॉडल्स नहीं है। किसी ने अगर फ्लैट ले लिया तो वो डरता है अपना फ्लैट रेंट पर देने के लिए, क्योंकि रेंट के लिए जो भी घुसेगा घर के अंदर में, मे बी ही माइट नॉट वर्क आउट एंड देन इट बिकम्स अ लीगल हैसल। तो इसलिए पीपल अवॉइड गिविंग आउट देयर होम्स ऑन रेंट। कई सारे मुंबई में ऐसे घर हैं जो कि पड़े हुए हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड्स जो है वो उसको रेंट पे देने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चरल बॉटलनेक है। एक तरफ तो सप्लाई है, दूसरी तरफ डिमांड है, लेकिन हम उसको मीट नहीं कर पाते। इसलिए भारत सरकार ने जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट, ठीक है, टेनेंसी एक्ट या रेंट एक्ट, आई एम जस्ट कंफ्यूज विद द नेम राइट नाउ, तो लेकिन एक मॉडल एक्ट स्टेट्स के लिए दिया है ताकि इसको एनकरेज किया जा सके। सो दैट इज वन। Then building good houses by the states like post-war Europe, Japan and South Korea did. अब इसमें प्राइवेट सेक्टर के फिर अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो एक्चुअली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चाहते हैं। और इस वजह से जो लोअर इनकम ग्रुप है, इनके लिए अक्सर हाउसिंग के लिए चैलेंजेस क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मैं स्टेट इनिशिएटिव ले सकता है। महाराष्ट्र में जैसे फॉर एग्जांपल काफी अच्छे मॉडल्स महाराष्ट्र की सरकार ने डेवलप किए हैं, प्रमोट किए हैं, जिसके तहत बिल्डर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो लो इनकम हाउसिंग के ऊपर में फोकस करें। अब उसके अपने लिमिटेशंस है प्रैक्टिकली, लेकिन विल उसके अंदर में जरूर जो है वो पॉजिटिव दिखता है। The Ministry of Housing should digitally aggregate and transparently publish data on demands and supply for each city. डेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेटा अगर मिलेगा तो उसके ऊपर में काम करके बहुत सारे इनोवेटिव पॉलिसी सजेशंस निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसका एग्रीगेशन जो है हमारे पास में नहीं होता। Laws on pollution, municipal solid waste management, and water supply are not enforced. We need to work on that. Okay, enforcing of all of these laws. तो ये कुछ suggestions हमारे urbanization के लिए हम suggest कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारा सेशन कंक्लूड हो जाता है आर्टिकल्स के डिस्कशन का। आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर लिख करके बताएं। और मेरी जो दूसरी सीरीज है 3-2-1 थर्सडेज, उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच फ्रॉम टुडे। अगर वो बैच के डेमो लेक्चर्स आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उस बैच का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप की लिंक हमारे सेमिनार्स जो पिछले हफ्ते से चल रहे थे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप उसके डेमो लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उस बैच को भी आप जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। That's all from my side today. I'll meet you in another session of Unique Panoptic Articles discussion and also on Thursday in another session of 3-1 Thursdays. See you all. Stay safe.